अध्याय 371 क्रूरता। रैपियर का ब्लेड अभी भी जियाओ लो की 2 उंगलियों के बीच तेजी से दबा हुआ था। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था और किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मार्शल आर्ट फिल्म जैसा कोई दृश्य उनकी आंखों के सामने खेला जाएगा। शियाओ लो द्वारा पीटे जाने के बाद फर्श पर फैले केंडो छात्र सभी भौचक्के रह गए। सीनियर ब्रदर किंगहे द्वारा मारा गया तलवार का जोर, जो स्तर 5 के केंडो प्रतिपादक थे, घातक थे और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। यहाँ तक कि उनके मालिक ने भी हाथ में तलवार के बिना इस तरह के हमले का सामना करने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं की होगी। ओह गावर्ड, आइस फेस मार्शल आर्ट में एक ग्रैंड मास्टर है। सुकैनी उस समय भौचक्के रह गए जब उन्होंने शियाओ लो को अपने हमलावरों का सामना करते हुए देखा। वह इनर पावर के बारे में जानते थे और जानते थे कि मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं और उनमें से एक इस केंडो जिम के मास्टर है। उनके गुरु ने एक बार तलवार की क्यूई ऊर्जा का उपयोग करके लकड़ी के तख्तों के ढेर को अलग करने का एक स्टंट किया था। सुकैनी ने सिर्फ उस लड़की को लुभाने के लिए जिम में प्रवेश नहीं किया जिसे वह पसंद करता था, वह वास्तव में स्वेच्छा से केंडो प्रशिक्षण में भाग ले रहा था क्योंकि वह एक दिन खुद ग्रैंड मास्टर बनने की इच्छा रखता था। सु जियाओबेई सुकैनी के पीछे बेंच पर बैठी थी और उसकी तरह उसकी बड़ी गोल आंखों की जोड़ी आश्चर्य से जियाओ लो को देख रही थी। जैसे ही गो किंगहे ने अपने फंसे हुए ब्लेड को हटाने की कोशिश की, जियाओ लो के मुंह का कोना एक बार फिर एक धुंधली मुस्कान में उठ गया। उसकी कलाई के एक त्वरित मोड़ के साथ गो किंगहे की तलवार की नोक टूट गई, साथ ही एक धातु के क्लिंक की आवाज भी सुनाई दी। गो किंगहे के हाथों में ब्लेड के साथ तुरंत एक विशाल बल बढ़ गया। झंझनाहट। गो किंगहे की बाह तुरंत सुन्न हो गई और तलवार उसके हाथ से गिर गई। वह अपने पैर जमाने से पहले 4 या 5 कदम लड़खड़ा गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने जियाओ लो को उसे घूरते हुए देखा और अपनी तलवार की टूटी हुई नोक को एक तरफ फेंक दिया। तो क्या आप अभी भी लड़ना चाहते हैं? जियाओ लो की आवाज ठंडी और जानलेवा थी। उनके शब्दों ने हर किसी की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया और उन्हें डर के मारे हिला दिया। गो किंगहे बहुत डर गया था और यह तब था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने जियाओ लो को कभी नहीं समझा था। हालांकि वह जितना डरा हुआ था, वह स्वीकार नहीं कर सका कि जियाओ लो इस हद तक शक्तिशाली हो गया था कि वह अपने नंगे हाथों से अपनी तलवार को काट सकता था। केवल एक चीज थी जिसके बारे में वह अधिक चिंतित था और यह उसकी कथित गरिमा पर आ गया। अपने परेशान चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ वह एक क्रूर रोने के साथ आगे बढ़ा, अपनी तलवार के बिना भी जियाओ लो को नीचे ले जाने का इरादा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अहंकारी मूर्ख। शियाओ लो के मुंह में एक डरावनी मुस्कुराहट बन गई जब वह एक प्रेत की तरह अंदर गया, गो किंगहे को गति से बाहर फेंक दिया और अपनी मुट्ठी को अपने प्रतिद्वंद्वी के पेट में पटक दिया। ओएफटीएच। गो किंगहे के मुंह से खून बहने से वह तड़पने लगा। वह शरीर के झटके से हवा ले चुका था और इस बार वह पीछे की ओर उड़ गया और फर्श पर गिरा दिया गया। उसका शरीर ऐंठन में झुक गया क्योंकि उसने दर्द में अपने पेट को पकड़ रखा था। कष्टदायी दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया और उसने कई गुत्तूर कराहने दिए क्योंकि उसे लगा कि उसके शरीर का हर अंग फट गया है। एक तरह से जियाओ लो ने कुछ हद तक परेशान महसूस किया कि गो किंगहे ने उनकी चेतावनी की अवहेलना की थी, इसलिए उन्हें अब उन पर आसानी से जाने का दायित्व महसूस नहीं हुआ। उन्होंने गो किंगहे के पास कदम रखा और उनके चेहरे पर बिना किसी भावना के उन्हें देखा। आपको उम्मीद नहीं थी कि जियाहाई में हमारी पहली बैठक इस तरह होगी, है ना? ठीक है, मुझे भी नहीं। आप हमारे कक्षा प्रमुख थे और जब हम विश्वविद्यालय में थे तो आपने मुझे बर्सरी के लिए आवेदन करने में भी मदद की है और मैं वास्तव में आपका सम्मान करता हूँ। अपने आप से पूछे कि चीजें इस तरह से क्यों समाप्त हुई। समस्या मैं नहीं हूँ, मैं कभी भी आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन आपने जो किया है वह निराशाजनक है और जहाँ तक सही है और कौन गलत है, यह कुछ ऐसा है जिसे हम पहले से ही जानते हैं। गो किंगहे उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका शरीर कांप रहा था और आधा झुका हुआ था क्योंकि वह तीव्र दर्द को सहन कर रहा था। वह मुस्कुराया, लेकिन एक मुस्कान में कामयाब रहा और कहा, जियाओ लो, नाटक करना बंद करो। अगर मुझे पता होता कि आप इतने क्रूर व्यक्ति थे तो मैंने मदद नहीं की होती। तुम चिल्लाओ। आप जैसे कचरा समाज के निचले तबके के हैं और हमेशा के लिए ठुकराए जाने के लायक है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। कृतज्ञ कचरा। जियाओ लो शैतानी रूप से मुस्कुराया और फिर जोर से हंसा, अभिनय करते हुए कि उसने अभी-अभी दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुना था। आपने इसे इतनी गहराई से कहा कि मुझे भी इस पर विश्वास था। लेकिन कृपया महसूस करें, आप उस तरह के व्यक्ति पर टिप्पणी करने के योग्य नहीं है जो मैं हूँ। उन शब्दों को कहने के बाद उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली ठंडी हो गई और उसने अपना पैर गो किंगहे की छाती में पटक दिया। यह एक तेज रफ्तार कार से टकराने जैसा था और गो किंगहे को जमीन से उठा लिया गया और कुछ दूरी पर वापस रवाना किया गया। इस बार यह एक भारी झटका था और गो किंगहे की छाती तेज दर्द में फट गई और उसकी नाक से खून बह रहा था। जियाओ लो एक बार फिर उसके पास चला गया जैसे वह टहल रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और फिर से पूछा, क्या आप समर्पण करते हैं? गो किंगहे का मुंह फड़क गया और आतंक की एक झलक उसकी आंखों में भर गई, लेकिन उसका गर्व और क्रोध प्रबल था। पूर्व कक्षा प्रमुख होने के नाते उन्हें हमेशा लगता था कि वह हर पहलू में अपने किसी भी सहपाठी से ऊपर थे। लेकिन जियाओ लो के मामले में न केवल उनके पास एक अधिक सफल कैरियर था, वह मार्शल आर्ट में और भी अधिक सक्षम थे। मैं तुमसे कभी नहीं डरूंगा। मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तब तक मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा जब तक तुम ऐसा नहीं करते। आगे की चेतावनी के बिना जियाओ लो ने तुरंत गो किंगहे को एक बार फिर हवा में उड़ते हुए भेजा। केंडो के छात्र निराशा में थे क्योंकि उन्होंने गो किंगहे को फुटबॉल की तरह आगे पीछे लात मारते हुए देखा था। हर भयानक प्रहार के बाद पीड़ा की चीखें सुनाई देती थी और हर कोई दहशत में कांप जाता था। वह अपने पूरे शरीर पर बुरी तरह से घायल हो गया था और यहाँ तक कि उसका केंडो भी अब फटा हुआ था। यह क्रूर है। क्या आइस फेस को डर नहीं है कि पुलिस उसे चाय पर आमंत्रित करेगी? सुकैनी ने जियाओ लो के एक नए परिप्रेक्ष्य का गठन करते हुए खुद से बुदबुदाया। आदमी कोमल लग सकता है लेकिन उत्तेजित होने पर भयानक हो गया। उन्होंने खुद से कसम खाई कि वह जियाओ लो को फिर से गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि वह गो किंगहे की तरह समाप्त नहीं होना चाहते थे। अचानक एक कर्कश आवाज ने हवा में छेद किया, रुक जाओ या यह छोटी लड़की इसे मुझसे छीन लेगी। सुकैनी आवाज की दिशा की ओर मुड़ा और वह दंग रह गया। जिस लड़की वांग तुयुन को वह पसंद करता था वह भीड़ के चारों ओर घुस गई थी और अब सु जियाओबेई को बंदी बना लिया था।
उसने अपने दाहिने हाथ से सु जियाओबेई की गर्दन को दबा रखा था और कुछ बल का उपयोग करते हुए दिखाई दिया क्योंकि छोटी लड़की का चेहरा फूला हुआ था और वह दर्द से रो रही थी। वांग तुयुन, उसे अब रिहा करो। सु कैनी घबराहट में चिल्लाया। वह कभी भी किसी को सु जियाओबेई को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा, भले ही वांग तुयुन उसके सपनों की लड़की हो। चुप रहो, तुम्हारे पास यहाँ बोलने के लिए कोई जगह नहीं है, उसने कहा। वांग तुयुन ने सु कैनी को चकाचौंध करते हुए एक विक्षिप्त और डरावनी अभिव्यक्ति पहनी। फिर वह जियाओ लो की ओर चकाचौंध की ओर मुड़ गई और कहा, क्या आप मुझे सुनते हैं? अभी रुक जाओ। डी डैडी। सोब सोब। सु xiaobei की पीड़ा भरी आवाज दर्द से भरी हुई थी क्योंकि उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। शियाओ लो में एक उग्र क्रोध फैल गया और वह वांग तुयुन पर बुरी तरह से चमक गया। अब उसे रिहा कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके शरीर से एक जानलेवा आभा निकली और पूरे केंडो जिम में एक ठंड फैल गई। अचानक एक घातक शांति थी। भीड़ ने उसे मार डाला क्योंकि वे उसे मारने के भारी इरादे को समझ सकते थे। अध्याय 372, कोई हूट नहीं दिया गया। 7 या 8 मीटर की दूरी पर खड़े होने के बावजूद जियाओ लो अभी भी वांग तुयुन के नुकीले नाखूनों द्वारा सु जियाओबेई की कोमल गर्दन पर बनाए गए निशान देख सकता था। इससे उसका दिल उबलने लगा और उसे पागलपन के किनारे पर डाल दिया। वांग तुयुन कांप रहा था, लेकिन जिस आदमी से वह प्यार करती थी उसकी खातिर वह सब कुछ करने के लिए तैयार थी जो वह कर सकती थी। उसने सु जियाओबेई की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूती से रखी और चिल्लाई, वरिष्ठ भाई किन्हे को पकड़ो, उस रस्सी से अपने हाथ और पैर बांध लो और फिर मैं उसे छोड़ दूंगी। अन्यथा अगर इस लड़की को कुछ भी होता है तो मुझे दोष न दे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी पकड़ पर और अधिक दबाव डाला। सु xiaobei का चेहरा सूज गया और दर्द से लाल हो गया। उसने संघर्ष करने की पूरी कोशिश की, वांग तुयुन के संयम से खुद को मुक्त करना चाहती थी, लेकिन वह केवल 4 साल की बच्ची थी और एक वयस्क के खिलाफ वह बहुत कम कर सकती थी। अरे कुतिया, उसे छोड़ दो। सु कैनी चिल्लाया, वह गुस्से में था और आगे पीछे घूम रहा था, अनिश्चित था कि क्या करना है। वांग तुयुन जवाब में वापस चिल्लाया, चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं के लिए अच्छा हो। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे पता है कि आप मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं? एक दर्पण प्राप्त करें और अपने आप को देखें। आप एक गंदे कीचड़ के लोट से कुछ भी नहीं है और आप वरिष्ठ भाई किन्हे से तुलना नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उनके बालों के एक टुकड़े से भी नहीं। मुझे लुभाने के लिए आपको क्या योग्य बनाता है? वांग तुयुन विक्षिप्त था और तर्क करने की अपनी क्षमता खो चुका था। उसका सुंदर चेहरा अब क्रोध से विकृत हो गया था और वह अब उतनी सुंदर नहीं दिखती थी। सु कैनी का चेहरा काला हो गया, बैंगनी और हरे रंग के रंगों के बीच बारी बारी से। वह आखिरकार समझ गया कि जियाओ लो का जागने का क्या मतलब है। यह महिला उसके लायक बिल्कुल भी नहीं थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना समय और पैसा निवेश किया था, वह अभी भी गो किन्हे की तर्जनी उंगली की घंटी से हीन होगा। आप जियाओ उपनाम के साथ आप बेहतर है। वांग तुयुन कुछ और कठोर शब्द बोलने वाला था, लेकिन जब उसने अपना सिर फिर से जियाओ लो की ओर घुमाया तो वह लगभग डर में कूद गई क्योंकि जियाओ लो अचानक उसकी आंखों के सामने खड़ा था जैसे उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया था और वह अपने चेहरे पर एक भयानक नजर के साथ उसे घूर रहा था। एक फ्लैश में जियाओ लो ने अपने गले के चारों ओर अपना हाथ रखा, उसके महत्वपूर्ण दबाव बिंदुओं पर दबाव डाला। उसके हाथ ने उसकी गर्दन को एक हड़ताली वाइपर की तरह जल्दी पकड़ लिया था। चौखोड़ बेहद मजबूत था और वांग तुयुन तुरंत दम घोंट रहा था। वांग तुयुन ने सु xiaobei को सहज रूप से रिहा कर दिया क्योंकि उसने शियाओ लो के हाथ को अपने गले से हटाने की कोशिश की, उसकी बाह को थपथपाया और खरोच दिया। लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे और उसने अचानक महसूस किया कि उसके पैर जमीन से उठाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि जब उसने टिप्टो पर जाने की कोशिश की तो उसके पैर अब ठोस जमीन को नहीं छू सकते थे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी श्वास नली को चीर दिया जा रहा है और उसके फेफड़े किसी भी समय फटने वाले थे। दर्द कष्टदायी था और वह सांस नहीं ले सकती थी या एक शब्द भी नहीं कह सकती थी। सु कैनी जल्दी से भागा और सु जियाओबेई को पकड़ लिया और फिर उसकी गर्दन का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने से पहले उसे एक तरफ ले गया। शियाओ लो ने छोटी लड़की की गर्दन पर चोट के निशान देखे, खरोंच थे और उसकी त्वचा के कुछ हिस्सों को नुकीले नाखूनों से पंचर कर दिया गया था जिसमें थोड़ा सा खून बह रहा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओ लो सु जियाओबेई को धीरे से मुस्कुराया और कहा, बेई बेई, अपनी आंखें बंद करो और मत देखो। ठीक है पिताजी। छोटी लड़की ने सिर हिलाया और दुखी होकर फुसफुसाई, लेकिन उसने अभी भी अपनी आंखें बंद करते हुए आज्ञा का पालन किया। उसकी देखभाल करो, उसे फिर से बंदी मत बनने दो। जियाओ लो सु कैनी की ओर मुड़ा और बोला। सु कैनी ने दृढ़ता से सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी खुद की लापरवाही थी जो इसके कारण हुई। वह फिर कभी किसी को सु जियाओबेई को चोट नहीं पहुंचाने देगा। जियाओ लो ने तब वांग तुयुन को एक भयावह घूरा और एक भयानक हंसी में टूट गया। वांग तुयुन अभी भी अपनी पकड़ से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि जियाओ लो ने एक दूर की वस्तु की दिशा में अपना हाथ बढ़ाया और एक बार फिर और गो किन्हे की तलवार की टूटी हुई नोक अविश्वसनीय रूप से उसके हाथ में उड़ गई। जियाओ लो, क्या आप क्या करने जा रहे हैं? थोड़ी दूरी पर गो किन्हे एक मरते हुए कुत्ते की तरह जमीन पर लेटा घबराहट में था और चिल्लाया, वह केंडो मास्टर की बेटी है। यदि आप उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं तो वह आपको इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करो। जियाओ लो ने उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और इससे पहले कि किसी को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, तलवार की टूटी हुई नोक को एक फ्लैश में नीचे लाया गया और हर जगह खून था। शियाओ लो ने वांग तुयुन के अंगों में से एक को हटा दिया था और स्टंप से एक फव्वारे की तरह खून बह रहा था जो कभी उसकी बाह थी। पूरे केंडो जिम में खून की मोटी खुशबू फैल गई। आहा! वांग तुयुन बुरी तरह से विलाप कर रही थी क्योंकि वह इस एहसास के साथ संघर्ष कर रही थी कि उसने अपना हाथ खो दिया था और उसकी आंखों से अनियंत्रित रूप से डर और पीड़ा के आंसू बह रहे थे। उसने जियाओ लो को आतंक में देखा, वह एक दानव था, एक भयानक खून का प्यासा राक्षस। वह अपने मूल तक दर्द महसूस कर सकती थी और मौत की खुशबू ने उसकी अंधी निराशा को बढ़ा दिया। अन्य केंडो छात्र भयभीत थे और उनके चेहरे एक भूतिया पीला हो गए क्योंकि वे अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। यह युवक उनके जिम में तबाही लेकर आया था। सबसे पहले उसने लियू फेई का दाहिना पैर तोड़ दिया, फिर उसने अपने वरिष्ठ गो किन्हे को पीटा और अब उसने बिना कुछ सोचे वांग तुयुन की बाह काट दी। इस तरह के खूनी दृश्य ने सभी को डर में हिला दिया और सु कैनी कोई अपवाद नहीं था।
सु कैनी अब जानता था कि जियाओ लो ने सु जियाओबे को अपनी आंखें बंद करने के लिए क्यों कहा था, लेकिन वह यह नहीं समझ सका कि वे कानून के शासन के तहत एक समाज में रह रहे थे, फिर वह सजा मिलने से क्यों नहीं डरता था। हाँ, गो किन्हे ने खून का एक गोंघा उगल दिया। वह गमगीन था क्योंकि वांग तुयुन उसका प्रेमी था। उनके बीच कुछ समय से व्यभिचारी संबंध थे और एक पत्नी होने के बावजूद वांग तुयुन का उनके दिल में स्थान कुछ ऐसा था जिसे उनकी पत्नी भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकती थी। जियाओ लो के क्रूर कार्यों ने उसे उत्तेजित कर दिया और वांग तुयुन की गंभीर स्थिति ने उसे दिल तोड़ दिया। जियाओ लो से भयभीत होने के बावजूद वह चाहता था कि वह उसे अभी अलग कर सके। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सरसराहट। अचानक वही टूटा हुआ ब्लेड हॉल में उड़ने वाली तलवार की तरह लकीर से गुजरा और गो किन्हे ने अपने कंधे में गहराई से वार किया। हवा में उड़ते हुए टूटे हुए ब्लेड को भेजने वाली आंतरिक शक्ति ने भी उसे पीछे की ओर ले जाया और उसे दीवार पर मजबूती से बांध दिया। गो किन्हे ने भयानक रूप से हमला किया। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, जियाओ लो ने वांग तुयुन पर अपना गला छोड़ दिया, जो केवल आधा जीवित था, और उसे एक सैंडबैग की तरह गो किन्हे में फेंक दिया। वांग तुयुन एक साथ फिर से सांस लेने में सक्षम होने से रो रहा था और अपने शरीर में अपनी भयानक दुर्घटना से बुरी तरह से चिल्लाया। पूरा केंडो जिम शुद्धिकरण में बदल गया और गो किन्हे और वांग तुयुन दो खोई हुई आत्माओं की तरह थे जिन्हें यातना दी जा रही थी। तो एक बार फिर मैंने क्या किया? जियाओ लो ने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ गो किन्हे से पूछा। भीड़ के लिए उसकी मुस्कान एक शैतान की भयावह मुस्कुराहट से अलग नहीं थी, जिससे वे भयभीत और डर से कांप रहे थे। गो किन्हे आखिरकार समझ गया कि डर का वास्तव में क्या मतलब है। जियाओ लो की क्रूरता ने उनके लचीलेपन और उनके दिल में छोड़े गए किसी भी प्रतिरोध को तोड़ दिया था। क्या तुमने नहीं कहा कि मैं कृतज्ञ था? क्या तुमने मुझ पर क्रूर होने का आरोप नहीं लगाया? खैर, चूंकि आप आश्वस्त थे कि मैं था, इसलिए मुझे इसे आपको दिखाना पड़ा। तो क्या आप मुझसे कुछ और कहने की योजना नहीं बना रहे हैं? मैं कुछ भी स्वीकार कर सकता हूँ, भले ही मैं उस तरह का व्यक्ति न हूँ, मैं तुरंत उसके जैसा बन सकता हूँ, शियाओ लो ने कहा। तुम राक्षस। गो किन्हे क्रोध और भय से तरकश कर रहा था, लेकिन वह उन शब्दों को बोलने में कामयाब रहा। मुझे वह उपनाम पसंद है, जियाओ लो ने टिप्पणी की। जियाओ लो ने हुट नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही या गलत था, चाहे वह क्रूर हो रहा था या नहीं, या क्या उसके कार्यों ने कानून का उल्लंघन किया था। वह केवल इतना जानता था कि वह सु जियाओबे को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था, और जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाएगा उसे अपने दुश्मन के रूप में देखा जाएगा और उसे अपने क्रोध के साथ सहन करना होगा। उस समय 50 के दशक में एक चश्मा पहने हुए व्यक्ति जापानी किमोनो पहने हुए केंडो जिम के प्रवेश द्वार से गुजरा। उनके बाल लगभग सफेद थे और वह लगभग 1.6 मीटर लंबे थे, लेकिन उनके पास एक प्रभावशाली आचरण था, जिस तरह की शक्ति थी और लोगों में डर पैदा करने में सक्षम थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने केंडो जिम की अराजक स्थिति को स्कैन करते हुए चारों ओर देखा और अचानक चिल्लाया, क्या हो रहा है? यहाँ क्या हुआ? उन्होंने रुक रुक कर बात की, ठीक उसी तरह जैसे एक जापानी व्यक्ति टीवी नाटकों पर चीनी में बात करेगा, और जैसा कि यह निकला, वह जापानी था। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने अचानक देखा कि गो किन्हे दीवार पर गिरा हुआ था और वांग तुयुन उसके बगल में जमीन पर था, उसके पूरे शरीर पर खून था और उसकी बाह अलग हो गई थी। उसने कटाना को गिरा दिया और एक पल के लिए उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही है। पिता। वांग तुयुन अपनी अच्छी बाह के साथ उसके पास पहुंची और कमजोर आवाज में पुकारा। उसने बहुत सारा खून खो दिया था और उसका चेहरा भूतिया पीला था। अध्याय 373, आंसू परिवार। बेटी। अधेड़ उम्र का आदमी दर्द से चिल्लाया और वांग तुयुन की ओर भागा। उसने जमीन पर घुटने टेक दिए और तुरंत अपने कपड़ों से कपड़े की एक पट्टी फाड़ दी ताकि उसकी कटी हुई बाह के चारों ओर एक टूर्निकेट बनाया जा सके, जिससे बहुत खून बह रहा था। जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची, पैरामेडिक स्ट्रेचर के साथ बाहर निकल आए। जब वे केंडो जिम में गए और अंदर का दृश्य देखा, तो उन्होंने सदमे में एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने कहा, क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि केवल एक व्यक्ति है जिसका दाहिना पैर फ्रैक्चर है? यहाँ 2 और गंभीर रूप से घायल हुए हैं और युवती का हाथ भी काट दिया गया है। यह क्या चल रहा है? अब मेरी बेटी को बचाओ। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति व्याकुल था और पैरामेडिक्स पर उत्सुकता से गरज रहा था। हाँ, हम तुरंत इस पर पहुंचेंगे, सर। वांग तुयुन को सबसे गंभीर चोट लगी थी और उसने बहुत सारा खून खो दिया था। यह जीवन के लिए खतरा था और अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो वह अपना जीवन खो सकती थी। पैरामेडिक्स प्राथमिकताओं से अवगत थे और तुरंत पहले वांग तुयुन में शामिल हुए। पैरामेडिक्स ने वांग तुयुन की स्थिति को यथासंभव स्थिर किया और उसे जल्द से जल्द एम्बुलेंस तक ले गए। एम्बुलेंस केवल 2 स्ट्रेचर केस ले जा सकती थी और गो किन्हे को आगे ले जाया जाना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और इसके बजाय पैरामेडिक्स को एम्बुलेंस पर शेष स्थान लियू फे को देने के लिए कहा, क्योंकि वह पहले बाहर निकल गया था। इससे पहले कि पैरामेडिक्स हताहतों के साथ चले जाएं, उन्होंने तुरंत स्टार क्लाउड केंडो जिम जाने के लिए एक और एम्बुलेंस को बुलाया। यह किसने किया? वांग तुयुन को अस्पताल ले जाने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने टूटी हुई तलवार को बाहर निकाला, जिसने उसके वरिष्ठ छात्र को दीवार से बांध दिया था। उन्होंने गो किन्हे से अपने रुकने वाले मंदारिन के साथ सवाल किया। उनका हर शब्द क्रोध से जल रहा था। यह वह है। उसने यह किया। गो किन्हे जियाओ लो की ओर इशारा करते हुए करा उठा और अपनी गंभीर चोटों के बावजूद वह इतना उग्र था कि वह जियाओ लो को टुकड़े टुकड़े होते देखना चाहता था। कौन? उसे? बहुत अच्छा, तो अधेड़ उम्र का आदमी शियाओ लो की ओर देखते हुए बड़ा हो गया और बोला, तुमने बेरहमी से मेरी बेटी की बाह काट दी, इसलिए अब मैं तुम्हारे चारों अंगों को काट दूंगा और तुम्हें इंसान की मुहर बना दूंगा। उन्होंने टूटी हुई नोक के साथ गो किन्हे के रैपियर को उठाया और इसके वजन और संतुलन के लिए महसूस किया। वह अपनी छाती की ऊंचाई के चारों ओर तलवार के हाथ के साथ इन गाड़ी स्थिति में आ गया और तलवार की नोक को उसके कंधों की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर की ओर इंगित किया गया था। उसका रुख पूरी तरह से शिथिल था, लेकिन उसने मारने का भारी इरादा पैदा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। बकायरो। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना संयम खो दिया और बेहद क्रोधित हो गया, क्योंकि उसके माथे पर उभरी हुई नसें उभरी हुई थी। तुम मुझसे उस लहजे में बात करने की हिम्मत मत करो। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन है, और मैं आज आपको भारी कीमत चुकाऊंगा। जब वह बोल रहा था तो वह एक हड़ताली वाइपर की तरह गर्जने लगा और जियाओ लो पर चिल्लाया।
लकड़ी के फर्श की टाइलें जिस पर वह खड़ा था उसमें दरार आ गई क्योंकि उसने खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया। जिम मास्टर ने तलवारबाजी के अपने हमले को बीच में ही छोड़ दिया और अचानक अपने सिर पर तलवार रखकर ऊपर की ओर छलांग लगा दी और शियाओ लो पर हमला कर दिया। रैपियर एक थ्रस्टिंग और कमिंग हथियार दोनों था और जिम मास्टर की अनूठी हमलावर तकनीक हावी थी। शियाओ लो ने सावधानी बरतने में गलती की और सावधानी पूर्वक वार से बच गए। उन्होंने इसे अभी के लिए युद्ध बनाने का फैसला किया क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी के पास अविश्वसनीय आंतरिक शक्ति थी और बाढ़ लगाने वाली तलवार से बहने वाली ऊर्जा उस समय से काफी अलग थी जब गो किंघे इसे चला रहे थे। उसके हाथ में तलवार ठंडी और तेज थी, एक धधकते हुए दिव्य हथियार की तरह, जबकि गो किंघे में यह मंद और बेजान महसूस हुआ और जीवन के लिए खतरा से बहुत दूर था। जिम मास्टर ने शियाओ लो पर अपनी तलवार नीचे की ओर गिरा दी जो आखिरी सेकंड में झटका से बचने में कामयाब रहे। हड़ताल मुश्किल से चूक गई और फर्श से अनगिनत लकड़ी की टाइलें एक जबरदस्त धमाके में हर दिशा में उड़ते हुए भेजी गई जिससे धूल का बादल छा गया। दृश्य अस्पष्ट था लेकिन जब धूल जम गई तो फर्श पर 3 मीटर लंबी दरार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि एक खेत में एक कुंड निकल गया था। जिम मास्टर के हाथ में तलवार ने केंडो जिम में हर किसी को हाँफते हुए देखा क्योंकि शेष आभा ब्लेड धुंध में चमक रहा था। सुकैनी चुप रहने के लिए दंग रह गया और सोचा कि क्या एक आदमी को आधे में काटा जाएगा अगर तलवार उसके निशान पर आ गई थी। उस विचार पर वह मुश्किल से अपनी लार निगल सकता था और ठंडे पसीने में टूट गया। जिम मास्टर असो यानागी वास्तव में एक बहुत ही निपुण तलवारबाज था। सुकैनी ने उस दिन को याद किया जब असो यानागी ने उन्हें बाढ़ लगाने के अपने स्कूल में पेश किया और जैसा कि उन्होंने याद किया इसे शिंडो अनाटा शैली के रूप में संदर्भित किया गया था। यह तलवारबाजी की शैली थी जिसे द्वीप देश में बहुत समय पहले पारित किया गया था। केंडो जिम में चेले भी हैरान थे और आज उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसने तलवारबाजी की उनकी समझ को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। गो किंघे अपने गुरु के कौशल से परिचित थे और उनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से अलग थी। वह उत्साह के साथ देख रहा था और उन्मादी रूप से हंस रहा था। जब उसने शियाओ लो को बैकफुट पर देखा तो वह चिल्लाया, मास्टर अपने अंगों को काट दो और लिटिल यून का बदला लो। अपने मुड़े हुए दिमाग में वह जियाओ लो के हाथ और पैर काटे जाने का इंतजार नहीं कर सकता था और उसका अंगहीन फर्श पर तैर रहा था, एक क्लब सील की तरह मर रहा था। जियाओ लो ने फर्श पर नुकसान को ध्यान से देखा और निष्कर्ष निकाला कि यह असो यानागी की ब्लेड आभा का परिणाम था। जाहिर है जिम मास्टर ने तलवारबाजी की कला को पहले ही पूरा कर लिया था और उनकी विशाल आंतरिक शक्ति को तलवार के माध्यम से प्रसारित किया गया था। जब भी वह अपने हथियार के माध्यम से उस बल को लगाता था आभा का निर्माण होता था। अपने कौशल स्तर के साथ ब्लेड आभा एक प्रभावशाली 30 मीटर तक भी पहुंच सकती है। तुम पागल हो, अब मर जाओ। असो यानागी ने एक डरावना चिल्लाया और तेजी से जियाओ लो पर चार्ज किया, उस तक पहुंचने के लिए 10 कदम से भी कम समय लिया। बूम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केंडो जिम में उस समय गूंज उठा जब असाओ यानागी ने अपने बाएं पैर को फर्श पर पटक दिया और अचानक चारों ओर घुमाते हुए अपनी तलवार को क्षैतिज स्लैश में घुमाते हुए शियाओ लो के शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। यह एक अजय झटका था क्योंकि उसकी आंतरिक ऊर्जा का बल ब्लेड के अग्रणी किनारे के पीछे एक तूफान की तरह इकट्ठा हुआ था। अपने आंदोलनों में हल्का और चुस्त जियाओ लो पानी की सतह पर एक ड्रैगनफ्लाई स्किमिंग की तरह जल्दी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। वह 2 कदम पीछे हट गया, फिर एक रिवर्स समरसॉल्ट में गिर गया और जब वह उल्टा था तो उसने चतुराई से समुराई तलवार उठा ली जिसे असो यानागी ने पहले फर्श पर गिरा दिया था। शिंग। जियाओ लो ने एक फ्लैश में कटाना को खोल दिया और तुरंत एक गार्ड की स्थिति ग्रहण की। जैसे ही जियाओ लो ने अपने सामने तलवार पकड़ी उन्होंने असो चरित्र को तलवार की चोटी पर उत्कीर्ण देखा और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक अजीब मुस्कान दी। औपचारिक जापानी में धारा प्रवाह बोलते हुए उन्होंने कहा, असो परिवार, ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी मातृभूमि में एक प्रसिद्ध कबीले हैं। हम असो परिवार रॉयल्टी हैं। असो यानागी ने गर्व से घोषणा की लेकिन उसने खुद को विचलित नहीं होने दिया क्योंकि उसने तलवार को अपने पीछे पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ाया, उसे फर्श पर खींच लिया। तलवार की टूटी हुई नोक ने फर्श की सतह के खिलाफ एक भेदी डरावना शोर पैदा किया और जब वह स्ट्राइकिंग रेंज में था तो उसने अविश्वसनीय गति और शक्ति के साथ जियाओ लो पर तलवार चमकाई। खड़खड़ाना। जियाओ लो ने झटका टाल दिया और जैसे ही रैपियर कटाना के ब्लेड से टकराया उसने एक गगनभेदी क्लैंग पैदा किया। असो यानागी और जियाओ लो के माध्यम से एक जबरदस्त बल उभरा और वे अपना संतुलन हासिल करने के लिए कुछ कदम उठाते हुए वापस आ गए। आंतरिक ऊर्जा के विस्फोट से लकड़ी का फर्श एक बार फिर चकनाचूर हो गया। असो यानागी जियाओ लो के लचीलेपन से काफी आश्चर्यचकित थे लेकिन उन्होंने एक छोटे से ठहराव के बाद फिर से चार्ज किया और भी जोर से चिल्लाया। उसने शियाओ लो के सिर पर हमला किया जिससे 3 तेज पलकें मिली। डांग डांग डांग। एक्सचेंज से चिंगारियां उड़ गई क्योंकि असो यानागी ने लगातार हमला किया। उसका आक्रमण तेजी से तेज और अधिक शक्तिशाली हो रहा था क्योंकि उसने हर तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और हर एक अपूर्ण प्रदर्शन पर था। जिस संक्षिप्त क्षण में वे लड़े थे वे 60 से अधिक बार पार कर चुके थे। दिल छेदने वाला झटका। असो यानागी ने अचानक हवा में छलांग लगाई और एक दहाड़ निकाली। जियो लो पर बड़ी ताकत से प्रहार किया और एक खतरनाक ब्लेड आभा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। शियाओ लो ने अपनी छाती के सामने प्रहार को टाल दिया लेकिन असो यानागी अचानक पीछे हट गए और एक विभाजित सेकंड में उन्होंने घूमते हुए अपने दाहिने पैर से एक तेज किक दी। बीएम। प्रभाव का बल पूरे हॉल में गूंज उठा। किक जियो लो की गर्दन पर लक्षित थी और उन्होंने तुरंत अपने बाएं हाथ को उठाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमले को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया। शियाओ लो को संतुलन हासिल करने से पहले कुछ मीटर पीछे फेंक दिया गया था और असो यानागी जो तूफान की तरह लगातार हमला कर रहा था जोर से हाँफ रहा था। वह थकावट के लक्षण दिखा रहा था और ठीक होने में अपना समय ले रहा था। चारों ओर सदमे और विस्मय के दृश्य थे और हर कोई तीव्र लड़ाई से हिल गया था। केंडो जिम एक युद्ध क्षेत्र की तरह लग रहा था क्योंकि ब्लेड ऑरा का उपयोग बिना किसी अवरोध के किया गया था जिससे तबाही का निशान छोड़ दिया गया था। फुटनोट 1 बकायारू। जापानी में इसे इस रूप में लिखा जा सकता है। शब्द का अर्थ है बकायारू। अंग्रेजी में इसका मतलब बेवकूफ होता है। अध्याय 374 एक एहसान वापस करना। केंडो जिम में तबाही के बीच एक तूफान खड़ा हो रहा था। जियाओ लो का किनारा हल्के से उछाल रहा था क्योंकि 2 मास्टर तलवारबाज एक दूसरे का सामना कर रहे थे और उन्हें अलग करने वाली जगह घातक ठंड से मोटी थी। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, रुक जाओ।
शियाओ लो ने जापानी में असो यानागी से बात की। यद्यपि उसके पास आदमी के बारे में उचित राय नहीं थी, लेकिन वह उसके साहस का सम्मान करता था और किसी भी बेहतर अच्छे कारण के लिए अधिक रक्तपात नहीं करना चाहता था। तुमने मेरी बेटी की बाह काटने से पहले रुकने के बारे में क्यों नहीं सोचा? आसू यानागी ने कहा। शांति से, जियाओ लो ने जवाब दिया, उसने सीमा पार कर ली है। बकायारू, मुझे तुम्हारी सीमा की परवाह नहीं है। तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और यह केंडो जिम तुम्हारा कब्रिस्तान होगा। असो यानागी अभी भी गुस्से में था, लेकिन वह जोर जोर से हाँफ रहा था। पहला रूप, भगवान स्लेयर। उसने अपनी तलवार उठाई और क्रूर रूप से काट डाला और उसके द्वारा उत्पादित ब्लेड आभा जियाओ लो पर एक भयानक बल के साथ नीचे आ गई, जैसे कि यह एक भगवान का हमला था। जियाओ लो दंग रह गया और उसने शातिर स्ट्रोक को रोकने के लिए जल्दबाजी में समुराई तलवार का इस्तेमाल किया। कटाना के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ने के साथ इसके ब्लेड ने हवा में एक अदृश्य बाधा बनाई। असो यानागी की ब्लेड आभा हवा के माध्यम से बहती है, बाधा में टुकड़े टुकड़े हो जाती है। धमाका। जैसे ही यह जियाओ लो के अवरोध से जुड़ा, एक शक्तिशाली बल ने इसे तोड़ दिया, फर्श ने रास्ता दिया और जियाओ लो के पैर इसमें डूब गए। उन्हें अब एहसास हुआ कि यह तलवार मास्टर वास्तव में बहुत शक्तिशाली था और अगर जियाओ लो को एनएसए की योद्धाओं की रैंकिंग द्वारा वर्गीकृत किया गया था तो वह कम से कम ग्रेड प्लस पर होगा। जियाओ लो कुछ कदम पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने झटके के प्रभाव को महसूस किया, जैसे कि उनके शरीर के भीतर एक तूफान बह रहा था। गॉड स्लेयर के भयानक प्रभाव से आए झटके ने ऊर्जा की एक उग्र लहर भेजी जो केंडो जिम में बह गई, एक तेज हवा की तरह बह रही थी जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। भीड़ स्तब्ध दिख रही थी और उनके सामने जो कुछ भी हुआ था वह उनकी समझ से परे था। यह लगभग एक कुंफू फिल्म में दो मार्शल आर्ट मास्टर्स को देखने जैसा था। शियाओ लो के गले में खून बह रहा था और उसके मुंह के कोने से बह रहा था बर्फ का चेहरा। सु कैनी ने आशंका में आवाज लगाई और थोड़े समय के लिए उन्हें डर था कि जियाओ लो को मौके पर ही मार दिया गया था। नहीं पिताजी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सु जियाओबे बहुत आज्ञाकारी थी और पूरी लड़ाई के दौरान अपनी आंखें बंद रखती थी, लेकिन उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने उत्सुकता से जियाओ लो का नाम पुकारा और अपने छोटे हाथों से सु कैनी की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, शियाओ लो ने उनकी चिंताओं को कम करने के लिए उनकी ओर हाथ उठाते हुए वापस चिल्लाया। NOVA 1D1N। ठीक है। हाँ हाँ, आप पहले से ही खून की उल्टी कर रहे हैं और आप मुझे बता रहे हैं कि आप ठीक हैं। अपनी गंभीर चोटों और खून से लथपथ होने के बावजूद गो किंगहे उत्साहित था जब उसने देखा कि जियाओ लो घायल हो गया था। वह उन्मादी रूप से हंसे और इससे वह मुड़ा हुआ और उन्मादी लग रहा था। मेरी गॉड स्लेयर तकनीक के 10 रूप है। यह केवल पहला रूप था और यह केवल उत्तरोत्तर मजबूत हो जाएगा। लड़का, अपने सभी अंगों को खुद तोड़ दो और मैं तुम्हारी लाश को बरकरार रखने का वादा करूंगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम नष्ट हो जाओगे और मेरे परमेश्वर के स्लेयर रूपों द्वारा धूल में बदल दिए जाओगे। आसू यानागी खुश हो गया। हाँ 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 हाँ। जियाओ लो जोर से हंसे और यह शैतान की हंसी थी क्योंकि यह ठंडा और दुर्भावनापूर्ण था। उसने अपने मुंह से खून के धब्बे मिटा दिए और कहा, मुझे डर है कि तुम्हारी भगवान स्लेयर तकनीक मेरे लिए कुछ भी नहीं है और चूंकि आपने अपना झटका दिया है इसलिए मैं अभी एहसान वापस कर दूंगा। उसके शरीर के भीतर आंतरिक शक्ति का एक मजबूत उछाल बनने लगा और जियाओ लो ने तलवार उठाने से पहले कटाना में ऊर्जा प्रवाह को निर्देशित किया और उसे बलपूर्वक नीचे गिरा दिया। केंडो जिम में अचानक एक उग्र तूफान घूम गया और जियाओ लो के सामने एक भयानक ब्लेड आभा बन गई जो लगभग 12 मीटर लंबी लाइटसेबर की तरह दिखती है। दर्शकों की भीड़ के लिए उन्होंने इंद्रधनुष का एक लंबा चमकदार चाप देखा जो शून्य को काट रहा था और दिव्य प्रतिशोध की तरह असो यानागी पर प्रहार कर रहा था। जियाओ लो के हमले ने जगह को लगभग फाड़ दिया और केंडो जिम में सभी प्रशिक्षण उपकरण उड़ गए। यहाँ तक कि तूफान के भीतर फंसे केंडो छात्र भी लड़खड़ा रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। असो यानागी इससे पूरी तरह से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने अपनी तंत्रिका को पकड़ लिया और अपने हाथ में तलवार के साथ टाल दिया। बूम। 12 मीटर लंबी लाइटसेबर ने हमला किया और पूरा केंडो जिम हिल गया। छत के पैनल गिर गए और पत्थर के टूटे हुए टुकड़े दीवारों से गिर गए, जबकि मलबे को फर्श पर चारों ओर फेंक दिया गया और धूल हवा में घूम गई। इमारत के निचले स्तर से भी चीखें सुनाई दी क्योंकि शियाओ लो के स्लैश ने पूरे ऊपरी स्तर को काट दिया था और नीचे के निवासियों के लिए अराजकता और दहशत पैदा कर दी थी। असो यानागी की तलवार टूट गई थी और उसके कपड़े पूरी तरह से फाड़ दिए गए थे, जिससे उसे केवल अपने ब्रीफ के साथ छोड़ दिया गया था। वह जियाओ लो के भयानक हमले के खिलाफ खुद का बचाव करने में विफल रहा और उत्पन्न विशाल बल द्वारा वापस फेंक दिया गया। वह अत्यधिक दर्द में था क्योंकि उसे खून की उल्टी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंतरिक अंग सभी स्थानांतरित हो गए थे। वह फर्श पर पड़ा रहा और ठीक नहीं हो पा रहा था। विशाल केंडो जिम अचानक मृत चुप्पी में था और कोई भी लगभग एक पिन ड्रॉप सुन सकता था। जिम के केंद्र में खड़ी लंबी तलवार के साथ हर कोई पतली सिलहुट को देखकर आश्चर्यचकित था। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्होंने अभी क्या देखा था और सोचा कि क्या वे सपना देख रहे थे। क्या संभावना थी कि नश्वर दुनिया में ऐसा राक्षसी अस्तित्व में था? वह सिर्फ तलवार से एक इमारत के पूरे स्तर को कैसे तोड़ सकता है? यह समझना असंभव था और वे शब्दों से परे भयभीत थे। वाह, मेरी बहन किस तरह के दोस्त से शादी कर रही है। सुकैनी अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया और जियाओ लो के लिए उसके पास जो नया सम्मान था वह अब उसकी आत्मा से आया था। केवल आधे दिन में जियाओ लो के बारे में उनकी धारणा उस तिरस्कार से बदल गई थी जो उन्होंने शुरुआत में महसूस की थी, विस्मय और भ्रम में। उसने अब सीखा कि वह न केवल रहस्यमय और शक्तिशाली है बल्कि उकसाए जाने पर बेहद क्रूर हो सकता है। गो किंगहे पूरी तरह से स्तब्ध था और उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, जिससे वह डर में जम गया। जब पुलिस आखिरकार पहुंची तो वे केंडो जिम की हालत से चौंक गए और कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस जगह पर क्या हुआ था, यह सोचकर कि क्या यह हल्क द्वारा दौरा किया गया था। गो किंगहे, जो अभी भी सदमे में था और सदमे में था, ने तुरंत पुलिस को स्थिति के बारे में बताया। किसी व्यक्ति का पैर तोड़ना, किसी व्यक्ति का हाथ काट देना। इसका मतलब था कि वह एक बेहद खतरनाक व्यक्ति था। पुलिस डर गई और उन्होंने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और जियाओ लो पर निशाना साधा। प्रभारी पुलिसकर्मी चिल्लाया, तलवार गिराओ और अपने हाथों को हवा में रखो। जियाओ लो ने बेपरवाह होकर तलवार गिरा दी, लेकिन उसने अपने हाथ नहीं उठाए। आप एक पागल हैं, आप जेल में कम से कम 10 साल बिताएंगे और जब आप अंततः वहां होंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको एक यात्रा का भुगतान करूंगा। हा 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 हा।
गो किंगहे एक पागल की तरह हंसे, लेकिन जब जियाओ लो ने उसे देखा तो वह जल्दी से एक पुलिसकर्मी के पीछे छिप गया क्योंकि वह अभी भी जियाओ लो से बहुत डरता था। जियाओ लो ने अब गो किंगहे से परेशान नहीं किया और अपनी दिशा में इंगित पिस्तौल को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सु कैनी की ओर रुख किया। जियाओ बे को पहले मनोरंजन पार्क में ले जाओ, मैं जल्द ही वहां जाऊंगा। बर्फ। मेरा मतलब है बहनोई, क्या आपको यकीन है कि आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सुकैनी ने जवाब दिया और नाराजगी जताई क्योंकि जियाओ लो ने जो किया था वह घृणित था और इस तरह के अपराधों के लिए जमानत प्राप्त करना भी चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल। यहाँ जो हुआ है वह यहाँ रहता है जब तक कि आप अपनी कार नहीं चाहते हैं, जियाओ लो ने कहा। सुकैनी ने मुर्गियों की तरह सिर हिलाया। जियाओ लो ने सु जियाओबे को देखा, उसने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली जब उसने उसे ऐसा करने की अनुमति दी। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अच्छी झपकी से जाग गई थी क्योंकि उसने लंबे समय तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी। पिताजी। छोटी लड़की की आंखों में आंसू थे क्योंकि वह जानती थी कि वहां जो कुछ भी हुआ था वह उसकी वजह से था और वह इसके बारे में थोड़ा दोषी महसूस करती थी। जियाओ लो धीरे से मुस्कुराया और कहा, बेई बेई, पहले अपने चाचा के साथ मनोरंजन पार्क में जाओ, पिताजी कुछ सामान निपटाने जा रहे हैं, फिर आपके साथ शामिल हो जाओ। पिताजी, आपको आना चाहिए, ठीक है। बेई बेई अपने साथ कताई विमान की सवारी करना चाहता है, सु जियाओबे ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। जियाओ लो ने उसे आश्वासन दिया, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। वह उसके गालों को चुटकी लेना चाहता था लेकिन महसूस किया कि उसके हाथ खून से सने हुए थे, इसलिए उसने इसके बजाय आंख मारी। अध्याय 375, 10 मिनट। नाम, उम्र, जन्मस्थान। तुमने उन लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाया? शियाओ लो पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष के अंदर कफ में हाथ डाले बैठे थे। चेहरे पर बहुत ठंडे भावों के साथ दो पुलिसकर्मी उसके सामने बैठे थे और उससे अच्छी तरह से पूछताछ कर रहे थे। वे बहुत अनुभवी थे और जिस तरह से उन्होंने पूछताछ की वह उन्हें नियमित लग रहा था और सांस लेने जैसा स्वाभाविक था। उन्होंने उनसे उनके व्यक्तिगत विवरण और केंडो जिम में क्या हुआ इस बारे में उनके संस्करण के बारे में पूछताछ की। जियाओ लो ने विधिवत अपनी पृष्ठभूमि के उत्तर प्रदान किए, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि उन्होंने 3 पीड़ितों पर हमला क्यों किया था तो उनकी प्रतिक्रिया सरल थी, ये लोग स्पष्ट रूप से इसके लायक थे। बीएम। पुलिसकर्मियों में से एक घोड़े का सामना करने वाला अधिकारी ने गुस्से से मेज को पटक दिया और चिल्लाया, जियाओ लो, मैं आपको याद दिलाता हूं कि यह पुलिस स्टेशन है और मैं आपको दरवाजे पर अपना अभिमानी रवैया छोड़ने की सलाह दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप यहां आ सकते हैं और हमारे साथ आमने सामने टकरा सकते हैं तो आपके रास्ते में कुछ और होगा। हमें वह सब कुछ बताएं जो हमें जानने की आवश्यकता है, जितना अधिक विस्तृत उतना ही बेहतर। यदि आप फिर से अनुपालन करने से इनकार करते हैं तो आपको दोषी पाया जाएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको पछतावा होगा। जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ समय के लिए एक पुलिस वाले के रूप में सेवा की है, इसलिए मुझे इन चालों से मूर्ख मत बनाओ। यह अदालत है जिसके पास दोष सिद्धि करने की शक्ति है, न कि आप लोगों के पास। उस प्रतिक्रिया के साथ पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को देखा, यह महसूस करते हुए कि वे एक चालाक बूढ़ी लोमड़ी से निपट रहे होंगे। हालांकि इस आदमी पर डेटाबेस से प्राप्त जानकारी से पता चला कि वह साफ था और उन्हें कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर भी कई हमलों के मामले में उनके निहितार्थ के साथ वह उनसे इतनी शांति से कैसे निपट सकते थे? आप लोग कोशिश करना बंद कर सकते हैं। 10 मिनट में अधिक से अधिक आपको मुझे रिहा करने के लिए अपने वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होंगे, जियो लो ने कहा। बेटा, क्या तुम पूरी तरह पागल हो? आपने एक आदमी का पैर तोड़ दिया है और एक महिला की बाह काट दी है, आपके कार्य घृणित और क्रूर थे। और आपको लगता है कि आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं? अपने सपनों को अपने तक ही रखें। घोड़े के चेहरे वाले अधिकारी ने चिल्लाया और फिर मेज पर पटक दिया। वह अधीर हो रहा था और परेशान हो रहा था। बेहतर है कि आप अपनी बकवास काट लें और अपने पैरों को खींचना बंद कर दें, मैंने आपकी तरह का बहुत कुछ देखा है। यदि आप हमारे साथ सहयोग करते हैं तो शायद आपको अदालत में अधिक उदार सजा मिल सकती है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद को कम से कम 3 साल के लिए जेल में पा सकते हैं। शियाओ लो चुप रहे क्योंकि उन्हें इन पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करने का कोई मतलब नजर नहीं आया। उसे इतना निडर देखकर घोड़े का सामना करने वाले अधिकारी ने दूसरे पुलिसकर्मी से कहा, वीडियो कैमरा बंद कर दो। दूसरा पुलिसकर्मी दंग रह गया क्योंकि उसे जल्दी से घोड़े के चेहरे वाले अधिकारी के इरादों का एहसास हुआ। पूछताछ के दौरान अपराधियों का सामना करना आम बात थी जो कठोर और असहयोगी थे। काम पूरा करने के लिए कभी कभी चरम उपायों का आह्वान किया जाता था। अधिकारी उठा और वीडियो कैमरा बंद कर दिया और इसलिए पूछताछ कक्ष में आगे जो कुछ भी हुआ वह रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। घोड़े के चेहरे वाले अधिकारी ने दराज से एल्यूमिनियम का बल्ला निकाला और उसे धमकी भरे तरीके से अपने हाथ में घुमा लिया। लड़का, यह आखिरी बार होगा जब मैं यह सवाल पूछ रहा हूँ, आपने उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाया? उन्होंने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने इस घोड़े के चेहरे वाले अधिकारी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इस तरह की मजबूत हाथ की रणनीति ठीक वही थी जो उन्होंने जियांगचेंग में एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस्तेमाल की थी। जाहिर है वह इस बात से बहुत अवगत था कि घोड़े के चेहरे वाले अधिकारी के इरादे क्या थे, इसलिए उसने कहा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपका वरिष्ठ आप लोगों से 10 मिनट से भी कम समय में मुझे रिहा करने के लिए कहेगा। यह दोनों पक्षों के लिए सबसे अच्छा होगा अगर हम इसे थोड़ी देर और इंतजार करें। हाँ, आप वास्तव में इसके लिए पूछ रहे हैं। घोड़े के चेहरे वाले अधिकारी ने अपना धैर्य खो दिया और जियाओ लो की छाती पर एक मोटी किताब रखी, फिर उसे बल्ले से जोर से मारा। यदि एक साधारण व्यक्ति को इस तरह की चोट लगती है तो यह बिना कोई निशान छोड़े उसके आंतरिक अंगों को झटका देगा, शायद उसके जीवनकाल को आधा कर देगा। शियाओ लो के हाथ कटे हुए थे और शरीर कुर्सी पर सुरक्षित था, लेकिन जब झटका लगा तो उन्होंने रिफ्लेक्स में बाहर निकाल दिया और घोड़े के चेहरे वाले अधिकारी को अपने घुटने पर पटक दिया। यह एक कठिन किक नहीं थी, लेकिन इस आदमी को नीचे लाने के लिए अभी भी काफी कठिन था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह नियमित रूप से प्रशिक्षण नहीं लेता था। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घोड़े के चेहरे वाले अधिकारी ने खुद को उठाया, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने जियाओ लो को फिर से एक और किक मारते हुए देखा और डरकर वह उतरने से पहले ही करा उठा। जियाओ लो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से धमकी दी जा सकती थी और इस बार किक उसके माथे पर गिरी। यह इतनी जोर से मारा कि वह तुरंत फर्श पर वापस गिर गया और क्षण भर के लिए बाहर निकल गया। मालू।
दूसरा पुलिसकर्मी दौड़कर आया और घोड़े के चेहरे वाले अधिकारी की जांच करने के लिए घुटने टेक दिया, जो वापस होश में आने लगा। हाँ, एक पागल के बेटे, तुम मुझे लात मारने की हिम्मत करो। मालू ने अपना संयम वापस पा लिया और अपने सहयोगी की मदद से खड़े हो गए। अपने दांतों को भींचते हुए उन्होंने जियाओ लो को गुस्से से देखा। यह आदमी थोड़ा डरावना है, शायद हमें अपने वरिष्ठ से सलाह लेनी चाहिए, दूसरे पुलिसकर्मी ने कहा। ठीक है, चिंता की क्या बात है, बस उसने जो किया है उसके आधार पर वह सलाखों के पीछे होने जा रहा है। मालू ने हमेशा अपराधियों के साथ इस तरह से व्यवहार किया था, लेकिन आज पहली बार वह इस विशेष से शर्मिंदा हुआ था और इसने उसे परेशान कर दिया। जब वह जियाओ लो के पीछे गया और अपना सिर जियाओ लो के कान के करीब रखा तो वह जोर से हंसे। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा है, जब आप यहाँ हो तो हमारे नियमों का पालन करना सीखें। चूंकि आप नियमों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अब आपको उन्हें सिखाऊंगा। मेरा सुझाव है कि आप ऐसा न करें, भले ही आप एक पुलिसकर्मी हैं, आपको व्यक्तिगत सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जियाओ लो केवल दयालुता की याद दिला रहा था क्योंकि वह एनएसए द्वारा शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत करने की प्रतीक्षा करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि घोड़े के चेहरे वाले अधिकारी के पास अलग अलग विचार थे। रियली आई डोंट। हाँ 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 हाँ, मालू फिर से हंसे। वह इतना क्रोधित था कि वह अपना बदला चाहता था और कहा, आपके बाल अच्छे और स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह पर्याप्त मजबूत है या नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मालू ने अचानक जियाओ लो को कसकर पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती वापस खींच लिया। जब वह अन्य अपराधियों के साथ ऐसा करता था तो उनके सिर को वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे उनकी गर्दन पर गंभीर दबाव पड़ता था और उनकी खोपड़ी को चीरने जैसा महसूस होता था। लेकिन जियाओ लो अप्रभावित दिखाई दिए, अभी भी सीधे बैठे थे और उनका सिर मुश्किल से 1 इंच हिला। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जाने दो, जियो लो ने कहा। पूछताछ कक्ष में तापमान अचानक गिर गया और दोनों पुलिस अधिकारी अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। मालू स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी गरिमा को इतनी स्पष्ट रूप से चुनौती दिए जाने के साथ वह अभी भी चिल्ला रहा था, एक पागल के बेटे, ऐसा लगता है कि आप तब तक आंसू नहीं बहाएंगे जब तक आप अपना ताबूत नहीं देखेंगे। फिर उन्होंने जियाओ लो के बालों को वापस खींच लिया, इस बार और भी कठिन। मैं तुम्हें जाने देने की चेतावनी दे रहा हूँ। जियाओ लो को अब उकसाया गया था और गुस्से में उसने पुलिस अधिकारियों के सामने स्टील की हथकड़ी तोड़ दी। पूछताछ की कुर्सी टूट गई क्योंकि जियाओ लो ने आंतरिक शक्ति की एक लहर जारी की और तुरंत एक क्रूर बाघ की तरह खड़ा हो गया। उसके ठीक सामने खड़ा दूसरा पुलिसकर्मी कांप रहा था और डरा हुआ लग रहा था। धमाका। मालू को दीवार पर फेंक दिया गया था और उसे लगा जैसे वह चलती ट्रेन से टकरा गया था। वह दर्द से करा रहा था क्योंकि उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था, फिर जहां वह गिर गया वहां बेहोश हो गया। दूसरे पुलिसकर्मी को पसीना आ गया। जब उसने शियाओ लो को उसकी ओर देखते हुए देखा तो उसने अनजाने में डर के कारण अपनी कमर बेल्ट पर पिस्तौल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ड्यूटी से दूर था और उसके पास बंदूक नहीं थी। घबराहट में उन्होंने तुरंत फर्श से बल्ला उठाया और इसे अपने सामने मजबूती से पकड़ लिया, लगभग आंसू में जियाओ लो का सामना करते हुए। क्या आप भी उसकी तरह उतरना चाहते हैं? जियाओ लो ने पुलिसकर्मी पर तिरस्कारपूर्ण रूप से बोलते हुए कहा क्योंकि वह अपनी आंतरिक शक्ति में शासन कर रहा था। झंझनाना। दूसरे पुलिसकर्मी ने तुरंत बैट गिरा दिया, पूरी तरह से डर के मारे अपना सिर हिलाते हुए, क्योंकि उसके सामने उसने एक राक्षस को देखा जिसने कुछ ही समय में स्टील की हथकड़ी और पूछताछ की कुर्सी तोड़ दी थी और बिना किसी तनाव के। मुझे 1 कप पानी डालो। जियाओ लो ने अतिथि और मेजबान के पदों को उलट दिया, पूछताछ की मेज के अधिकारी की तरफ सीट ले ली। हाँ हाँ। पुलिस तुरंत एक कोने में गई और शियाओ लो को 1 कप पानी डाला। मुझे गर्म पानी चाहिए। जैसा कि उसने इंतजार करने की योजना बनाई, उसने सोचा कि गर्म पानी पीना बेहतर होगा। पुलिसकर्मी ने गर्म पानी का कप लाया और सम्मानपूर्वक इसे जियाओ लो को प्रस्तुत किया। अध्याय 376, यह मेरा नहीं है। शियाओ लो पूछताछ कक्ष में बैठे डिस्पोजेबल कप से पानी पी रहे थे क्योंकि वह एनएसए के किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। पुलिसकर्मी ठंडे पसीने में था क्योंकि उसे एक क्रूर जानवर के साथ पिंजरे में फंसने जैसा महसूस हो रहा था। वह शायद ही सांस लेने की हिम्मत करता था और कोने में पूरी तरह से स्थिर और शांत रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता था जब तक कि उसे पिन और सुइयां नहीं दी जाती थी। वह जानता था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो सचमुच उसका जीवन छीन लिया जाएगा। वह अपनी घड़ी को देखता रहा, सेकंड को दूर देखता रहा और 10 मिनट उसे शतक की तरह महसूस हुए। उन्होंने कड़ी प्रार्थना की कि बाहर उनके सहयोगियों को एहसास होगा कि पूछताछ कक्ष के अंदर कुछ गड़बड़ है और उनकी जांच करने के लिए अंदर आएंगे। जियाओ लो ने पुलिसकर्मी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना समय बिताने के लिए अपनी उंगलियों को लयबद्ध रूप से मेज पर रखा। एनएसए के किसी व्यक्ति को पूछताछ कक्ष में जाने में ज्यादा समय नहीं लगा, वह जी सिंह थे। उसके पतले फिगर और आकर्षक लुक ने तुरंत पुलिसकर्मी को एक पल के लिए अपने डर के बारे में भूल जाने पर मजबूर कर दिया। क्या आपके घाव ठीक हो गए हैं? जियाओ लो ने कप नीचे रखा और उसकी ओर चला गया। जी सिंह ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ श्री जियाओ लो, मैं अब ठीक हूँ। यह बहुत अच्छा है, जियाओ लो ने कहा। फिर एक मध्यम आयु वर्ग का मटका हुआ आदमी अंदर आया और फर्श पर बेहोश घोड़े के चेहरे वाले अधिकारी को देखते हुए उसने पूछा, मालू के साथ क्या गलत है? वह उसे इस आदमी ने पीट पीट कर मार डाला था। उस पुलिस ने शियाओ लो की ओर इशारा किया और हकलाते हुए कहा, दी डायरेक्टर, वह हथकड़ी से मुक्त हो गया। यह आदमी बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं, वह एक राक्षस है, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाना चाहिए। एक बहुत खतरनाक आदमी? एक राक्षस? निर्देशक ने कमरे के चारों ओर देखा और संकेत देखा कि हाथापाई शुरू हो गई थी क्योंकि पूछताछ कुर्सी के टूटे हुए अवशेष फर्श पर बिखरे हुए थे और मालू ठंड से उसके बगल में फैला हुआ था। उन्होंने जियाओ लो की ओर देखा और देखा कि उनकी हथकड़ी को एक साथ रखने वाली चेन 2 में टूट गई थी। उसे रोकने के लिए बनी बेड़ियां अभी भी उसकी कलाई के चारों ओर बनी हुई थी और अब कंगन की एक जोड़ी की तरह दिख रही थी। निर्देशक ली, धन्यवाद, हम आपके सहयोग के लिए बहुत आभारी हैं। क्या हम अब जा सकते हैं? जी सिंह ने कहा। अधेड़ उम्र का आदमी उसका सामना करते हुए मुड़ा, मुस्कुराया। हाँ बेशक, आप कर सकते हैं। धन्यवाद। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जी सिंह ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए थोड़ा झुककर फिर जियाओ लो के साथ जाने के लिए आगे बढ़े। निर्देशक, वे लोग कौन हैं? पुलिसकर्मी ने दोनों के पूछताछ कक्ष से बाहर निकलने के बाद पूछा।
वह हक्का बक्का था और उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया जाएगा अगर वह पहले से ही यह पता नहीं लगा पाया था कि जियाओ लो कोई जुड़ा हुआ था। वे कौन है यह आपकी चिंता नहीं करता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि आपको वह सब कुछ भूल जाना चाहिए जो आपने आज इस कमरे में देखा था। इन 4 दीवारों से कुछ भी नहीं निकलता है, समझ में आया? निर्देशक ने दरवाजे पर चुपचाप देखा, खुद से सोच रहा था एनएसए ने इनमें से कितने राक्षसों को तैयार किया है। लेडी पॉइजन के विषाक्त पदार्थ बहुत शक्तिशाली है और आपको अधिक आराम करना चाहिए था। शियाओ लो ने हथकड़ी उतारकर जी सीन की कार में सामने वाली सीट के नीचे रख दी। क्या आप परवाह करते हैं कि मेरे साथ क्या होता है? श्री जियो लो, जी सीन ने हल्के से कटाक्ष करते हुए पूछा। बेशक, जियाओ लो ने जवाब दिया। फिर उन्होंने जल्दी से कहा, आप मेरे संपर्क के बिंदु हैं। ओह, मैं देखता हूँ। जी सीन ने एक मुस्कान को मजबूर किया और उसने उस समय के बारे में सोचा जब उसने लो गांव का दौरा किया और जियाओ लो के माता पिता ने उसकी देखभाल कैसे की थी और यहाँ तक कि उनकी शादी का मुद्दा भी उठाया। जब उसे पता चला कि जियाओ लो ने सुपरस्टार सूली से शादी की थी तो वह अचानक निराशा और अकेलेपन की भावना से दूर हो गई। वह इसे समझा नहीं सकती थी और कभी कभी वह रोना भी चाहती थी, अनिश्चित थी कि जियो लो के लिए उसकी भावनाएं एक तरफा थी या नहीं। इतने कम समय में यह आदमी दूसरे के कब्जे में कैसे आ गया? वह मुस्कुराई अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए और कहा, वैसे श्री जियाओ लो, मुझे लगता है कि इसे अपने सही मालिक को वापस कर दिया जाना चाहिए। उसने जेड कंगन को उतार दिया जिसे हुआ हेंग ने उसे देने पर जोर दिया था और इसे जियाओ लो को वापस सौंप दिया। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो शियाओ लो इसे बिना किसी हिचकिचाहट के ले लेते, लेकिन जी सीन के साथ कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने उनके दिल में छाप छोड़ दी थी। हालांकि यह प्यार की तरह तीव्र नहीं था, लेकिन फिर भी उसके लिए इसे जाने देना काफी गहरा और कठिन था। उसने कंगन को वापस उसके हाथ में दबाया और कहा, नहीं, यह आप पर अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको इसे रखना चाहिए, लेकिन यह मेरा नहीं है। जी सीन की आंखों में आंसू बह रहे थे क्योंकि वह उन सभी अच्छे समय का सपना देख रही थी जो वह जियाओ लो के साथ अनुभव कर सकती थी। वह वास्तव में इस कंगन का सही मालिक बनने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जब सूली से उसकी शादी की खबर आई तो उसके सभी सुंदर सपने टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं चाहता हूं कि आप इसे पहने, जियाओ लो ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जी सीन दंग रह गई और उसने जोर से ब्रेक लगाया, अचानक कार रोक दी। उसने जियाओ लो को गहरे स्नेह के साथ देखा, जवाब की उम्मीद करते हुए, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि वह उससे ऐसा क्यों कह रहा था। जैसे ही उसने जियाओ लो को देखा, उसने महसूस किया कि वह कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहा था जिसे वह प्रकट नहीं कर सकता था। शियाओ लो ने इस मामले पर बोलना जारी नहीं रखा और तुरंत विषय बदल दिया। क्या आपने स्टार क्लाउड केंडो जिम के साथ इस मुद्दे को सुलझा लिया है? हाँ, उन्होंने कहा। स्टार क्लाउड केंडो जिम के मालिक असो यानागी पिछले कुछ समय से एनएसए की काली सूची में थे। हमें लंबे समय से संदेह है कि वह एक जासूस है, लेकिन हमारे पास अब तक कोई सबूत नहीं है क्योंकि उसकी गतिविधियां गुप्त हैं। जी सीन ने कहा, उसका केंडो जिम केवल उसके मिशन के लिए एक कवर है और उसने गो किन्हे और उसके दोस्तों को जियाहाई शहर में एमएलएम से संबंधित गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए आकर्षित किया है। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, आर्थिक साधनों के माध्यम से हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाकर हमारे समाज को बाधित करना। अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो यह समस्या बढ़ती रहेगी और हमारे लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगी। तो मुझे लगता है कि यही कारण था कि एनएसए ने मुझे एमएलएम गतिविधियों को देखने का आदेश दिया। जियाओ लो ने अपनी भौहों को झुकाया। हाँ, असो यानागी मुख्य दोषियों में से एक है, लेकिन वह एक शक्तिशाली विरोधी है और हमारे सामान्य एजेंट इस मिशन को लेने में असमर्थ है। इसलिए यह केवल समय की बात होगी कि आप उससे भिड़ेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप पहले से ही ऐसा कर चुके हैं, जी सीन ने जवाब दिया। जियाओ लो ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, घास को हिलाओ और सांप को चकित मत करो, मैं गो किन्हे का उपयोग करना चाहता हूँ। आश्वस्त रहें श्री जियाओ, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और पुलिस को यह भी सूचित किया है कि यदि कोई आपके बारे में पूछता है तो उन्हें यह बताना होगा कि आपको हिरासत के लिए एनएसए मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है और मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह अच्छा है। मुख्यालय के प्रथम डिवीजन के कप्तान क्यू युआन जी जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे और आपके काम में आपकी सहायता करेंगे। मैं बाद में उसकी जानकारी आपके हैंडफोन में स्थानांतरित कर दूंगा। वह शांघाई शहर में एमएलएम से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और यहाँ की स्थिति से बहुत परिचित है। आप उनकी मदद से आधे कार्यभार के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जी सीन ने इग्निशन कुंजी घुमाई और जेड कंगन को अपनी कलाई पर वापस खिसका दिया। वह उस दिन की प्रतीक्षा करेगी जब जियाओ लो ने आखिरकार उसे अपनी कठिनाइयों के बारे में बताने का फैसला किया और स्पष्ट रूप से उसे सब कुछ समझाया। जैसे ही उन्होंने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, जियाओ लो ने पूछा, उनका व्यक्तित्व कैसा है? अगर उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पड़ता है जो उसके साथ नहीं मिल सकता है तो वह उस सहायता को नहीं लेना चाहेगा। जी सीन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ, अब तक मुझे उसके संपर्क में आने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन उनके प्रोफाइल डेटा के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक बहुत ही उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी है और उनके पास कई प्रभावशाली उपलब्धियां हैं। ठीक है, समझ गया। जियाओ लो शेष यात्रा के लिए चुप रहे और कार के बाहर सड़क के दृश्य को देखा। जी सीन ने अपने अगले गंतव्य के लिए आगे बढ़ने से पहले जियो लो को चांग मंगू मनोरंजन पार्क में छोड़ दिया। सु कैनी प्रवेश द्वार पर सु जियाओबे के साथ उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। वह परेशान और अनिश्चित था कि उसे केंडो जिम में अपनी बहन को घटना के बारे में सूचित करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके विवेक में संघर्ष बहुत लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि उसने तुरंत अपना फोन बाहर निकाला और सूली को फोन किया। शियाओ लो सु कैनी के पीछे खड़ा था और सब कुछ सुन रहा था। इससे पहले जिम में शियाओ लो ने उनसे कहा था, यहाँ जो हुआ है वह यही रहता है। सु कैनी तब सहमत होने के लिए तत्पर था, फिर भी पलक झपकते ही उसे धोखा दे दिया था क्योंकि उसने सूली को सब कुछ बताया था जो हुआ था। मैं वास्तव में बहनोई के माध्यम से नहीं देख सकता, वह एक अजीब है, वह धारा प्रवाह जापानी और अंग्रेजी बोल सकता है और वह एक उत्कृष्ट सेनानी भी है। आपको उसे केंडो जिम को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए देखना चाहिए था। अध्याय 377, अपने आदमी की सराहना करना सीखें। हाँ, सु कैनी, आपके साथ क्या गलत है? लाइन के दूसरे छोर पर सूली ने सु कैनी की घटना के बारे में दूर दूर तक सुनाई देने वाली कहानी को सुनते हुए भौहें सिकोड़ी, जो एक फिल्म की साजिश की तरह लग रहा था। वह सु कैनी की प्रवृत्ति से अच्छी तरह से वाकिफ थी कि उसने जो कुछ भी देखा या सुना था उसे सनसनीखेज बना दिया था।
वह एक अजीब है, वह धाराप्रवाह जापानी और अंग्रेजी बोल सकता है और वह एक उत्कृष्ट सेनानी भी है। आपको उसे केंडो जिम को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए देखना चाहिए था। और वह, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? सुकैनी ने बात करना बंद कर दिया क्योंकि सूली अचानक उस पर लटक गया और उसने जो कुछ भी सुना वह उसके रिसीवर पर डिस्कनेक्ट किया हुआ स्वर था। क्या बकवास है? सुकैनी ने कसम खाई और अपने फोन को जमीन पर फेंकने के लिए लुभाया। पिताजी, हाँ तुम यहाँ हो। सु जियाओबेई अचानक खुशी से खुश हो गया। सुकैनी जम गया। वह धीरे धीरे मुड़ा और कांप रहा था क्योंकि जियाओ लो उसके ठीक पीछे खड़ा था और उसे देख रहा था। वह किसी तरह एक मासूम मुस्कान को निचोड़ने में कामयाब रहा और पूछा, ओह बर्फ। बीभानोई, आप कब पहुंचे? बहुत समय पहले। जियाओ लो ने सख्ती से जवाब दिया और कहा, मैंने आपकी बहन से कहे गए हर शब्द को पकड़ लिया। सुप्रशिक्षित। सुकैनी का फोन उसके हाथ से जमीन पर फिसल गया क्योंकि वह घबराहट में कांप रहा था और उसने अचानक महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर ढह रही है। उस समय जियाओ लो के हैंडफोन की घंटी बजी और जब उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो यह सूली था। उसने स्वाइप किया और कॉल का जवाब दिया। तुम कहाँ हो, जियाओ लो? सूली ने पूछा, हमेशा की तरह तीखा और ठंडा। मैं चांगमंगू मनोरंजन पार्क के प्रवेश द्वार पर बे के साथ हूँ। ठीक है, समझ गया। और मेरी ओर से सुकैनी को बताएं कि अगर वह मुझे फिर से इस तरह की बकवास बताते हैं तो उनका भत्ता आधा हो जाएगा। सूली ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, हालांकि उन्हें यकीन था कि पुलिस किसी भी बिंदु पर शियाओ लो को दूर नहीं ले जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, जियाओ लो ने स्वीकार किया। बातचीत वहीं समाप्त हो गई और किसी भी तरह की खुशियों का आदान प्रदान नहीं हुआ। अरे, क्या मेरे बेटे ने तुम्हें फोन किया था? सुकैनी ने पूछा। बेशक, वह था। जियाओ लो ने सुकैनी की ओर देखा और वह वास्तव में उसे घटना पर चुप रहने के अपने वादे को तोड़ने के लिए किक के साथ उड़ान भरने के लिए भेजने जैसा महसूस हुआ। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर आप मेरे बारे में इस तरह की बकवास फिर से उगलते हैं तो आपको उससे कोई और भत्ता नहीं मिलेगा और आपको अपने दम पर जीवित रहना होगा। जियाओ लो ने जानबूझकर अपनी धमकी की गंभीरता को बढ़ाते हुए जवाब दिया। ओह नहीं, सिस के भत्ते के बिना मैं 3 दिनों के भीतर भूख से मर जाऊंगा। जीजाजी, मुझे अपनी बहन को आपके बारे में रिपोर्ट करने के लिए खेद है, मुझे नहीं करना चाहिए था। सुकैनी ने जमीन पर घुटने टेक दिए और जियाओ लो की जांघ पर चिपक गए, एक आदमी के रूप में अपनी छवि पर विचार किए बिना बिना शर्म से ग्रोव कर रहे थे। क्या आप जा सकते हैं, प्लीज? जियो लो ने नाराजगी जताई क्योंकि मनोरंजन पार्क के प्रवेश द्वार पर हर कोई उन्हें घूर रहा था और जबकि सुकैनी को अपनी गरिमा के बारे में कोई पछतावा नहीं था, जियाओ लो उसके लिए शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। मैं नहीं करूंगा, तब तक नहीं जब तक आप मुझे माफ नहीं करते और मेरी बहन के सामने मेरा बचाव नहीं करते। यदि नहीं तो मैं नहीं उठूंगा। सुकैनी ने जियो लो की जांघ को और भी कसकर गले लगाते हुए और एक बच्चे की तरह रोते हुए आग्रह किया, यहाँ तक कि जियाओ लो की पैंट पर अपना स्नोट भी पोंछ दिया। इस तरह के व्यवहार को अब और बर्दाश्त करने में असमर्थ जियाओ लो ने उसे अपने पैर से दूर धकेल दिया, लेकिन इसने अभी भी उसे उड़ते हुए भेजा जैसे उसे लात मारी गई थी। सुकैनी थोड़ी दूर गिर गया और अजीब तरह से उसने खुशी से कराहने दिया। जियाओ लो कांप गया और इसने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सहरन भेज दी। उसने जल्दी से सुजियाओबे को पकड़ लिया और उन्होंने मनोरंजन पार्क में अपना रास्ता बना लिया। सुजियाओबे अभी भी एक बच्चा था, चंद्र कैलेंडर पर उसकी उम्र 4 थी, लेकिन वास्तव में वह 3 साल की होने से 1 महीने दूर थी। इसलिए वह पार्क में अधिकांश प्रतिष्ठानों में नहीं जा सकी। जियाओ लो ने उसे लिटिल चूचू ट्रेन की सवारी, बम्पर कार रिंग और यहाँ तक कि विशाल घोड़े की सवारी में भी लाया। छोटी लड़की रोमांचित थी और तुरंत स्टार क्लाउड केंडो जिम में हुई हर चीज के बारे में भूल गई। मनोरंजन पार्क के चारों ओर जाने वाले हर जगह उसकी हंसी सुनी जा सकती थी। जब वे एक घटनापूर्ण दिन के बाद स्टार क्लाउड बे होटल में वापस आए तो छोटी लड़की जियाओ लो की बाहों में सो गई थी। सुकैनी इसके बजाय सिल्वर ड्रैगन विला में वापस चले गए और जाहिर है वह इस शर्त पर आज्ञाकारी रूप से वापस चले गए कि जियाओ लो अपने बेंटले को वापस जीतने के लिए माउंटेन वुल्फ जाएंगे। अगर शियाओ लो ने उससे वादा नहीं किया होता तो वह निश्चित रूप से जियाओ लो के सामने मंडराना जारी रखता, जैसे कि बेकार बुलबुला गम का चिपचिपा टुकड़ा। घर में प्रवेश करने पर उन्होंने सुली को विशाल एलईडी टेलीविजन चालू करने के साथ सोफे पर पड़ते हुए देखा। वह एक पैटर्न कॉलर के साथ एक शानदार सफेद शर्ट में थी, एक काले मिनी स्कर्ट और सफेद मोजा द्वारा पूरक, और उन्होंने उसके लंबे पैरों को स्पष्ट रूप से दिखाया। जब उसे एहसास हुआ कि सु जियाओबे जियाओ लो की बाहों में सो गया था तो उसने किताब को नीचे रखा और शियाओ लो से सु जियाओबे को लिया, उसे स्नेही गले लगाया। छोटी लड़की ने अपनी मां को प्यार से नमस्कार किया और उसकी बाहों में सोने के लिए वापस चली गई। जियाओ लो ने एक शब्द भी नहीं कहा और जाने वाला था। 1 मिनट रुको, मेरे पास आपके लिए एक काम है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सूली ने उसे रोक दिया, इससे पहले कि वह जल्दी से सु जियाओबे को दूसरी मंजिल पर स्थित बेडरूम में लाए, फिर उसे धीरे से विशाल बिस्तर पर रखा। मेरे लिए एक काम? जियाओ लो को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि यह अनुरोध बहुत असामान्य था। सूली को नीचे आने में बहुत देर नहीं लगी और उसके हाथ में 100 रुपए थे जिसे उसने विधिवत जियाओ लो को पारित किया। यह किस लिए है? जियाओ लो काफी उलझन में था और अचानक उसके दिमाग में एक ऑनलाइन मीम के बारे में एक विचार उभरा जिसे उसने देखा था। आप मुझे 100 रुपए भी नहीं देंगे? एक मुझे नीचे यंगजहॉ फ्राइड राइस का एक पैक लाओ। यह सूली के लिए एक अजीब स्थिति थी, जो किसी तरह जियो लो को अपने तले हुए चावल खरीदने के लिए कहने के बारे में शर्मिंदा महसूस करती थी। तुमने खाना नहीं खाया? जियाओ लो ने पूछा। जैसे उसकी ओर से सवाल का जवाब देते हुए उसका पेट अचानक बढ़ गया। वह शर्मा गई और उस पल को अनदेखा करने की कोशिश की और समझाया, चाची ली आज छुट्टी पर है। मैं काम में बहुत व्यस्त था और पहले अपना भोजन करना भूल गया था। ओह, मैं देखता हूँ। जियाओ लो ने सिर हिलाया और आगे नहीं पूछा, और वह केवल इतना जानता था कि अगर उसके पास कोई अन्य विकल्प होता तो सूली ने उसे मदद करने के लिए नहीं कहा होता। जाहिर है सूली को खाना बनाना नहीं आता था या वह इतनी देर तक खुद को भूखा नहीं रखती। उन्होंने पूछा, क्या फ्रिज में कोई सामग्री बची है? मुझे नहीं पता, चाची ली रसोई में सब कुछ के प्रभारी है, सूली ने कहा। शियाओ लो अवाक था और उसने अपनी आंखें घुमा ली। वह अपने लिए फ्रिज की जांच करने के लिए रसोई में गया। चिलर विभिन्न प्रकार के खराब होने वाले पदार्थों जैसे टमाटर, पाक चोई, रतालू और बहुत कुछ से भरा हुआ था।
बिना देर किए उसने उनमें से कुछ को बाहर निकाला और सिंक में धोने लगा। तुम क्या कर रहे हो? सुली ने पूछा। मैं तुम्हारे लिए कुछ पका रहा हूँ। सुली स्तब्ध थी, लेकिन फिर भी आश्वस्त नहीं थी। उसने पूछा, क्या आपको यकीन है? उसे संदेह था कि क्या जियाओ लो वास्तव में अच्छी तरह से खाना बना सकता है। यह निश्चित था। बस मुझे आधे घंटे का समय दें, जियाओ लो ने जवाब दिया। उसे काम करने का अधिकार मिल गया और उसने ऊपर भी नहीं देखा, क्योंकि सूली ने उसे कपड़ों से भरी एक अलमारी खरीदी थी और उसे एक या दो व्यंजन बनाना पूरी तरह से उचित था। सूली ने इसके बारे में सोचा और निष्कर्ष निकाला कि ताजा तैयार कुछ भी तला हुआ चावल के पैक से बेहतर होगा, इसलिए उसने उसे रसोई में खाना बनाने का फैसला किया। अपने संदेह के साथ वह तुरंत सोफे पर वापस चली गई और पढ़ना जारी रखा। हालांकि जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने समय समय पर जियाओ लो की जांच करना शुरू कर दिया। वह रसोई में बहुत आरामदायक लग रहा था, बल्कि कुशल और अनुभवी दिखाई दे रहा था, जिसने उसे कुछ हद तक मोहित कर दिया। वह कुछ समय के लिए वहां खड़ी थी और उस समय वह एक किताब पढ़ने की तुलना में अधिक आकर्षक था। एक ऐसे लड़के का होना बहुत अच्छा है जो खाना बना सकता है, कम से कम वह किसी चीज के लिए उपयोगी है, उसने बहुत राहत के साथ सोचा। जैसे ही उसने उसे देखा, किताब के अंतिम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति जो वह पढ़ रही थी, उसके दिमाग में कौंधी, अपने आदमी की सराहना करना सीखो, उसके दूसरे पक्ष की खोज करो। एक, आप मुझे 100 रुपए भी नहीं देंगे। 2014 के मीम में एक वाक्यांश जो चीन में एक होटल के कमरे के लिए बुकिंग शुल्क के भुगतान पर दो लोगों के विवाद की घटना पर वायरल हो गया था। अध्याय 378 चैटिंग। जल्द ही जियाओ लो ने कटा हुआ मिश्रित साग और डाइड रतालू से बना एक पकवान पकाया, जो बनावट में बहुत मोटे चावल के दलिया जैसा दिखता था। उन्होंने एक चीनी शैली का तला हुआ टमाटर आमलेट भी तैयार किया और दोनों व्यंजन चावल के साथ परोसे जाएंगे। यह क्या है? सुली ने दलिया जैसी डिश की ओर इशारा करते हुए पूछा। यह मेरे गृहांगर से एक विशेषता है, इसे हम ग्रीन टैरो पेस्ट कहते हैं। सुली ने एक चम्मच से ग्रुएल का एक छोटा सा हिस्सा निकाला और सोचा कि क्या यह स्वादिष्ट था या खाने योग्य भी था। उसने पहले कभी ऐसे व्यंजन नहीं देखे थे, लेकिन उसने देखा कि उसने इस पकवान को साग को काटकर उबले हुए रतालू के साथ मिलाकर और इसे एक पेस्ट में मैश करने से पहले एक बर्तन में उबालने की अनुमति देकर तैयार किया था। आप कोशिश क्यों नहीं करते? यह चावल के साथ बहुत अच्छा चलता है, जियाओ लो ने कहा। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सफाई करने के लिए रसोई में वापस चला गया। गुर्राना। सुली का पेट फिर से शिकायत कर रहा था और उसे तुरंत याद दिलाया गया कि वह वास्तव में कितनी भूख लगी थी। उसने भोजन के बाद खुदाई करने और इसके बारे में चिंता करने का फैसला किया। उसने खुद को चावल का एक कटोरा निकाला और पहले टमाटर आमलेट की कोशिश की, जो हरे तारो पेस्ट की तुलना में अधिक परिचित लग रहा था। वह शुरू में थोड़ा उलझन में थी, भोजन के भयानक स्वाद की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वह गलत थी और तुरंत महसूस किया कि वह कितनी गलत थी जब उसने पहला काटने का फैसला किया था। उसके पास पहले बहुत सारे चीनी शैली के टमाटर आमलेट थे, लेकिन जियो लो ने जो तैयार किया था वह काफी खास था। इसका एक अनूठा स्वाद था और हालांकि यह रेस्तरां शेफ द्वारा बनाए गए लोगों के रूप में आकर्षक नहीं दिखता था, इसमें एक रेशमी चिकनी बनावट थी और इसका स्वाद स्वर्गीय था। वह पहले काटने के बाद रुक नहीं सकती थी और जल्द ही खुद को भोगने लगी। इससे पहले कि वह यह जान पाती, उसने तले हुए टमाटर आमलेट की पूरी प्लेट को पॉलिश कर दिया था। जब सुली को इसका एहसास हुआ तो वह चकित रह गई, क्योंकि उसने सब कुछ खत्म करने की उम्मीद नहीं की थी। वह निश्चित रूप से इससे कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने अविश्वास में खाली प्लेट को देखा, क्योंकि परिस्थितियों की परवाह किए बिना और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यंजन कितने स्वादिष्ट थे, वह आमतौर पर शिष्टाचार के रूप में और अपनी छवि के लिए एक हिस्सा पीछे छोड़ देती थी। उसने इसे भूख के लिए नीचे रखा। हाँ, यह था, वह पागल था। कम से कम वह खुद को यही बताती रही। फिर उसकी आंखें हरे तारो पेस्ट पर स्थानांतरित हो गई। सूली ने एक हिस्सा लेने के लिए अपना चम्मच तैयार रखा, फिर वह हिचकिचाई, अनिश्चित थी कि उसे इसे खाना चाहिए या नहीं। लेकिन जैसा कि तले हुए टमाटर आमलेट का स्वाद स्वादिष्ट था, उसने फैसला किया कि यह पकवान निराश नहीं कर सकता है। उसने कुछ हरे तारो पेस्ट को अस्थायी रूप से निकाला और इसे चावल के अपने कटोरे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही वह पकवान की कोशिश करने वाली थी, उसे इसकी सुगंध से उत्तेजना की लहर महसूस हुई और उसकी प्रत्याशा में, यहाँ तक कि उसकी पिंकी भी ऊपर की ओर चिपक रही थी। जिस क्षण सूली ने चम्मच को अपने मुंह में डाला, ऐसा लग रहा था कि वह नाक बहुत सिकोड़ने वाली थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर शुद्ध परमानंद की एक झलक बन गई। हरे तारों का पेस्ट दिव्य रूप से स्वादिष्ट था, यह ताजा और हल्का था और तालू पर एक इलाज था। उसने पकवान का भरपूर आनंद लिया और कटोरे से तारो पेस्ट को और अधिक निकालना जारी रखा। जियाओ लो ने रसोई में सफाई करने के बाद वह हॉल में लौट आया और देखा कि सूली ने अपना देर से रात का खाना खत्म कर लिया था। वह पहले से ही शालीनता से अपने मुंह को एक सेवरी से पोंछ रही थी। वह संतुष्ट लग रही थी और दो खाली व्यंजन उसके सामने स्पष्ट रूप से बैठे थे। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है? जियाओ लो थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था, क्योंकि उसने जो हिस्से तैयार किए थे वे काफी बड़े थे, यहाँ तक कि एक वयस्क पुरुष के लिए भी, इसलिए उसने उम्मीद नहीं की थी कि सूली सब कुछ खत्म कर देगा। सूली शर्मा गई, थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी और अफसोस की भावना महसूस कर रही थी कि वह हर व्यंजन को खत्म करने के अपने प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ थी। लेकिन उसने विचार को दबा दिया और वह उत्सुक थी कि जियाओ लो इतनी अच्छी तरह से खाना पकाने में कैसे कामयाब रहा था। जैसे ही उसने बड़े करीने से मेज पर सर्वियट रखा, उसने पूछा, आपने यह हरी तारों का पेस्ट कैसे बनाया? क्या आपने सिर्फ कटे हुए साग और रतालू को एक साथ मिलाया, इसे उबाल दिया? हाँ, जियाओ लो ने कहा और थोड़ा सिर हिलाया। मुझे कहना होगा, तला हुआ टमाटर आमलेट भी शानदार था। क्या आपने पहले खाना पकाने के किसी पाठ में भाग लिया था? सुली ने पूछा। नहीं, मैं एक स्वसिखाया रसोइया हूँ, जियाओ लो ने कैंडोर में जवाब दिया, क्योंकि वह जियांगचेंग में अपने प्रवास के दौरान बहुत खाना पकाते थे और इन रोजमर्रा के व्यंजनों को तैयार करने में काफी अनुभवी थे। ऐसा लगता है कि आप जीवन के बारे में एक या दो चीजें जानते हैं, सूली ने कहा और एक दुर्लभ मुस्कान में टूट गया। जियाओ लो ने अपनी मुस्कान लौटाई और कहा, आप बर्तन साफ कर सकते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ। एक मिनट रुको। सूली खड़ा हो गया, एक पल के लिए रुक गया और कहा, चलो चैट करते हैं। चैट? जियाओ लो को गार्ड से पकड़ लिया गया था, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आइस क्वीन उसके साथ चैट भी करना चाहेगी। सु जियाओबे के बारे में, सूली ने कहा और वह फिर से शर्मा गई, क्योंकि उसे उस रात की याद आ रही थी।
मुझे पूरा यकीन है कि आप सू जियाओबेई को जानते हैं और मैं रक्त से संबंधित नहीं है। जियाओ लो ने सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने सुली की पहली बार उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को स्पष्ट रूप से याद किया जो अपरिवर्तनीय सबूत था कि वह सू जियाओबेई की जैविक मां नहीं थी। वह मेरी बहन सू मेलिंग की बेटी है। जब सुली ने अपनी बहन के नाम का उल्लेख किया तो वह अचानक उदास लग रही थी और उसके सुंदर चेहरे में रोशनी अनगिनत महिलाओं की ईर्ष्या मंद लग रही थी। सू जियाओबेई को जन्म देने के 2 महीने बाद मेरी बहन को पता चला कि उसके पति ने उसे धोखा दिया था। उसने समझाया और उनके बीच इस पर एक बड़ा विवाद था। उनके तर्क के दौरान चीजें भौतिक हो गई और उस आदमी ने गलती से उसे 15 मंजिला ऊंची इमारत के शीर्ष स्तर से धक्का दे दिया। मुझे यह सुनकर बहुत खेद है। तो यही कारण है कि आपने सू जियाओबेई की मां की भूमिका निभाई है? जियाओ लो ने पूछा। सूली ने सिर हिलाया और कहा, मुझे केवल उम्मीद है कि वह एक सार्थक बचपन पा सकती है और बड़ी होकर एक खुश और स्वस्थ व्यक्ति बन सकती है। उसने जियाओ लो को देखा और जारी रखा, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि वह आपके इतने करीब क्यों है और यहाँ तक कि आपको अपना पिता भी मानती है, लेकिन मुझे विश्वास करना होगा कि कभी-कभी भाग्य इस तरह की व्यवस्था में अपना हाथ निभाता है। शियाओ लो मुस्कुराया क्योंकि उसने सू जियाओबेई के बारे में सोचते हुए अपने अंदर एक गर्म फजी भावना महसूस की और यह वास्तव में एक अद्भुत भावना थी। सूली अनिश्चित थी कि क्या जियाओ लो समझता है कि वह वास्तव में भाग्य के लिए क्या मतलब है जिसका वह उल्लेख कर रही थी, न केवल पिता और बेटी तक सीमित थी बल्कि पति और पत्नी के लिए भी थी। हालांकि जियाओ लो को यह नहीं मिला जिसने उसे थोड़ा निराश किया और उसने विषय को बदलकर अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण चुना। वैसे क्या आपको नौकरी मिल गई है? क्या? उसने विषय को अचानक क्यों बदल दिया? जियाओ लो थोड़ा स्तब्ध था और उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं। आपको मेरे दोस्त शेन किंगयान याद है ना? उसकी कंपनी बिक्री कर्मियों की भर्ती करती है और आप कल एक साक्षात्कार के लिए उससे मिलेंगे, सूली ने कहा, बिना किसी अनिश्चित शब्दों में। जियाओ लो ने चारों ओर आदेश दिए जाने की सराहना नहीं की और उन्होंने सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। मैंने पहले कहा है कि आपको मेरे काम से संबंधित व्यवसाय से बाहर रहना चाहिए, मैं इसे संभाल सकता हूँ। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही आपका रिज्यूमे भेज दिया है। साक्षात्कार के लिए हुआया कॉर्पोरेशन में कल रात 9 बजे तेज रहें। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि हमारी शादी से पहले जो हुआ था वह खुद को दोहराए तो आप नहीं जाने का विकल्प चुन सकते हैं। सूली एक बहुत ही दृढ़ व्यक्ति था। चूंकि उसे जीवन में इस तरह के हाथ से निपटाया गया था तो जियाओ लो को उसके समान भाग्य का सामना करना चाहिए। उसे जियाओ लो को जितनी जल्दी हो सके खुद को विकसित करने की आवश्यकता थी और जब वह एक दिन में सब कुछ हासिल करने में सक्षम नहीं होगी तो उसे उचित नौकरी मिलना एक अच्छी शुरुआत होगी। जियाओ लो अवाक था और वह अच्छी तरह से जानता था कि यह महिला हमेशा अपने शब्दों पर खरा उतरेगी। वह अपनी पहली बार के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के बालकनी से कूद गई जिसने उसे एक बड़ा डर दिया। वह वास्तव में उसे खुद के अनुरूप बताने के लिए लुभा रहा था, लेकिन वास्तव में उसके पास ऐसा करने का दिल नहीं था। वह उनके बीच कोई विशेष संबंध महसूस नहीं करता था और वह निस्संदेह उन सभी अन्य महिलाओं से अलग थी जिन्हें वह जानता था। वह वास्तव में इसे समझ नहीं सका, लेकिन शायद यह उसके पहले होने के कारण था। ठीक है, लेकिन क्या आप उम्मीदों को बहुत ऊंचा नहीं रखते हैं? क्योंकि मैं आपको वादा नहीं कर सकता कि मैं इस साक्षात्कार में कैसे करूंगा, जियाओ लो ने जवाब दिया और पहले से ही अपनी आस्तीन पर एक चाल थी जो जानबूझकर हुआओ कॉर्पोरेशन साक्षात्कार में विफल होना था। बस सबसे अच्छा करो जो आप कर सकते हैं, यही मैं पूछता हूँ। सूली ने इसे लापरवाही से कहा क्योंकि उसने पहले ही शेन किंगयान को सूचित कर दिया था और वादा किया गया था कि जब तक जियाओ लो ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया वह निश्चित रूप से साक्षात्कार पास करेगा। उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए मिली, वे एक दूसरे से कुछ छिपा रहे थे और मन के इस द्वंद्व में अंतिम विजेता कौन होगा यह अभी भी अनिश्चित था। जियाओ लो फिर चले गए और सूली मेज पर रहे, खाली व्यंजनों को घूर रहे थे, अंदर से गर्म और फजी महसूस कर रहे थे क्योंकि वह उसके बारे में सोच रही थी। अध्याय 379 एक भूत। अफसोस की बात है, यह एक बेकार रिश्ता था जिसने केवल एक विवाह प्रमाण पत्र 2 लोगों को बाध्य करता था जिनके पास एक दूसरे के लिए कोई भावना नहीं थी। जियाओ लो को पता नहीं था कि सूली शादी के बारे में कैसा महसूस करता था। फिर भी यह उसके लिए एक अजीब मिलन था और उसे केवल उम्मीद थी कि सूली किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगी जिसे वह पसंद करती है और जितनी जल्दी हो सके उसके साथ इस रिश्ते को समाप्त कर देगी। वह हमेशा मानता था कि वे अंततः अलग हो जाएंगे और बिना किसी तार के अजनबी बन जाएंगे और इसलिए उन्होंने कभी भी सूली को अपने बारे में अधिक बताने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने अपने अपार्टमेंट में वापस आने के बाद झांग दशान को फोन किया। झांग दशान हाल ही में बहुत व्यस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने अक्सर हुआंग रोरन के साथ डेट करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से हुआंग रोरान ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यहाँ तक कि उसे अपने चेहरे पर बताया कि उनके लिए आज तक का सवाल ही नहीं था। ओह, मैंने उसे 1 दर्जन बार फूल भेजे हैं और यहाँ तक कि उसे बार बार पूछा है, लेकिन उसने मुझे मौका नहीं दिया। मुझे क्या करना चाहिए भाई? झांग दशान ने विलाप किया। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझसे पूछने का क्या मतलब है? मैंने सोचा कि आप लड़कियों के साथ डेटिंग में अधिक अनुभवी हैं। ओह, क्या मुझे वास्तव में वही करना चाहिए जो इंटरनेट कहता है? यदि आप उसे पसंद करते हैं तो उसका बलात्कार करें और यदि यह काम नहीं करता है तो बस उसे दबा दें। सबसे खराब स्थिति क्या है, जेल में समाप्त हो जाऊं? झांग दशान रोया, उदास महसूस कर रहा था। जियाओ लो ने अपनी भौहें उठाई और मजाक किया, तब जेल जाओ, मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। जियाओ लो ने आह भरी, यकीन नहीं था कि वह झांग दशान को उठाने के लिए क्या कह सकता है। फिर एक और कॉल आया और यह उसका चचेरा भाई डिंग झेन्युन था। बस आगे बढ़ो, ठीक है? वैसे भी मेरे पास एक और कॉल आ रहा है। ठीक है। झांग दशान ने अपने अंत में कॉल समाप्त कर दिया। जियाओ लो ने कॉलिंग बटन पर दाईं ओर स्वाइप किया और डिंग झेन्युन का कॉल उठाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चचेरा भाई, कृपया मेरी मदद करें। मेरी मदद करो, डिंग झेन्युन की चिंतित और भयभीत आवाज लाइन के दूसरे छोर से आई। जियाओ लो तुरंत खड़ा हो गया और पूछा, आप कहाँ हैं? डोंगचेंग क्षेत्र के एक कोने में एक अंधेरी गली से एक डरावनी आकृति शांत सड़क पर गिर गई। उन्होंने काले पैंट की एक जोड़ी के साथ एक ग्रे चमड़े की जैकेट पहनी थी। उन्होंने जो शर्ट पहनी थी वह बाहर लटक रही थी और उनके बटन गलत तरीके से संरेखित किए गए थे जिससे वह अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे।
उसका चेहरा गंभीर रूप से घायल था, खून से लथपथ था और उसका मुंह थोड़ा सूजा हुआ था। यह स्पष्ट था कि इस आदमी ने पिटाई की थी, वह डिंग जेन्युन के अलावा कोई और नहीं था। डिंग, बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी रूप से हमारे साथ वापस आएं, अगर नहीं तो आपको वास्तव में बुरी तरह पीटा जाएगा। उसके पीछे 4 बदमाश दिखने वाले युवक थे और जिसने उस पर चिल्लाया था वह एक अच्छी तरह से बनाया गया नौजवान था जिसके चेहरे पर चाकू का निशान था। उसकी आस्तीन को ऊपर घुमाया गया था जिससे उसकी दृढ़ और मांसपेशियों वाली बाहों का पता चला था और उसके बाएं हाथ के पीछे एक बिच्छू टैटू था। डिंग जेन्युन कांप रहा था और उनसे दूर जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता था जब कोई व्यक्ति घबरा जाता था तो उन्होंने गलतियां की। दुर्भाग्य से डिंग जेन्युन के लिए यह उस पर भी लागू होता है, क्योंकि वह सड़क पर एक कुबड़ पर फिसल गया और जमीन पर जोर से गिर गया। इससे पहले कि वह यह जानता, 4 युवक उस पर थे और उसने खुद को अपने विरोधियों के साथ घिरा हुआ पाया जो उसे जमकर नीचा देख रहे थे। फिर दौड़ते रहो। आप दौड़ते क्यों नहीं रहते, है ना? नेता, एक शक्तिशाली युवा ने डिंग जेन्युन के पेट पर एक शक्तिशाली लात से वार किया और डिंग जेन्युन दर्द से चिल्लाया, उसका चेहरा कष्टदायी दर्द से मुड़ गया। मार्शल युवक नीचे बैठ गया और डिंग जेन्युन के बालों को पकड़ लिया, उसके सिर को मोटे तौर पर ऊपर खींच लिया, क्योंकि शेष 3 युवकों ने डिंग जेन्युन के हाथों और पैर पर कदम रखा। कोई रास्ता नहीं था कि डिंग जेन्युन मुक्त होकर संघर्ष कर सके। मार्शल युवा मुस्कुराया और चिल्लाया, मैंने पहले भी कहा है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप तब तक अमीर बने जब तक आप मेरे लिए आज्ञाकारी और बिना किसी सवाल के काम करते हैं। तुम जीवन में कोई बन जाओगे, तुम मुझसे दूर क्यों भागे? आप लोग हैं। आप लोग एमएलएम है। डिंग जेन्युन ने जवाब दिया, क्योंकि वह भयानक डर में मांसपेशियों वाले युवाओं को देख रहा था। मार्शल युवक ने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया, फिर उसने कहा, तो क्या होगा अगर हम एमएलएम योजना का हिस्सा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब तक हमें पैसा मिलता है, समस्या क्या है? आपको देखो, पहले आप अपने काम में बहुत मेहनती थे, बस कुछ दोस्तों को शामिल करने के लिए पेश करके, और आप पहले से ही 1 भी प्रतिशत निवेश किए बिना 5,000 रुपए कमा चुके थे। यह कितना महान था? यदि आप कुछ और लोगों को खींच सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, तो उन्हें हमारे साथ जुड़ने के लिए और भी अधिक लोगों को खोजने के लिए प्राप्त करें। आप कुछ भी किए बिना पैसा कमा सकते हैं। आपको इस तरह का अवसर और कहाँ मिल सकता है? आप लोग एमएलएम हैं। आप लोग एमएलएम हैं। डिंग जेन्युन इस पंक्ति को दोहराता रहा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह अपने जीवन में कभी इतना भयभीत नहीं हुआ था और उसके मन में एकमात्र सचेत विचार था कि वह इस जीवित से कैसे बाहर निकलने जा रहा था। एमएलएम, मेरे एसएस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मार्शल युवक घबरा गया और अपने मुंह से अपनी सिगरेट निकालकर उसने बेरहमी से डिंग जेन्युन की आंतरिक बाह के संवेदनशील हिस्से में सुलगती नोक को धक्का दिया। सिगरेट ने डिंग जेन्युन के मांस को गाया, जिससे वह बुरी तरह से चिल्लाया और दर्द ने उसे अपनी जीभ के माध्यम से काटने का कारण बना, जिससे उसके दांत खून से लाल हो गए। मांसपेशियों वाले युवक ने सिगरेट को डिंग जेन्युन की बाह पर तब तक दबाया जब तक कि वह पूरी तरह से बाहर नहीं निकल गया। डिंग जेन्युन की बाह पर लाल रंग का एक पैच दिखाई दिया, एक छाले के चारों ओर जो सिगरेट के जलने से जल्दी से बन गया था। यह कैसे है, रोमांचक? मांसपेशियों वाला युवक डिंग जेन्युन के चेहरे को देखते हुए जोर से हंस रहा था, जो अब दर्द और पीड़ा से विकृत था। निश्चिंत रहें, यह एक क्षुधावर्धक के अलावा कुछ भी नहीं है। वापस आने के बाद हम मुख्य पाठ्यक्रम करेंगे। हम कुछ समय से शेर के सामने कुत्ते को नहीं पीट रहे हैं, इसलिए यह बहुत अच्छा है कि आप बड़े अच्छे के लिए बलिदान कर रहे हैं। वह खड़ा हुआ और अपने आदमियों को आदेश दिया, उसे ले जाओ। अन्य 3 पुरुषों ने डिंग जेन्युन को ऊपर खींच लिया और उसे खींचना शुरू कर दिया। जाने दो, मैं वापस नहीं जाना चाहता। जाने दो, मुझे जाने दो। डिंग जेन्युन की भयभीत आंखों में बेलगाम डर के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह किसी से भी बेहतर जानता था जब वे लौटे तो उसका क्या इंतजार था। यह नरक और आतंक का एक बुरा सपना होगा और उसे निरंतर यातना, दर्द और हताशा के अधीन किया जाएगा। वह इससे बच नहीं पाएगा और उसने अपनी छोड़ी गई ताकत के हर औंस के साथ संघर्ष किया। हाँ, मार्शल युवक ने डिंग जेन्युन के चेहरे पर एक मुक्का मारा। उसका सिर किनारे फेंक दिया गया था और उसे कुचल दिया गया था। उसका सिर झुका हुआ था और उसने मुंह से खून और कई दांत उगल दिए। मार्शल युवक ने एक और सिगरेट निकाली, उसे जलाया, एक गहरा कश लिया, धुएं को अपने फेफड़ों में खींच लिया और फिर सांस छोड़ दी। मेरी नजर में आप एक बड़े मोटे सुअर के अलावा कुछ भी नहीं है। यह आप पर निर्भर नहीं है कि आप अपने भाग्य का फैसला करें और आप इसे बेहतर याद रखें, उन्होंने डिंग जेन्युन से कहा। जैसे ही वे गली से बाहर निकले, दूर के छोर पर एक छायादार आकृति दिखाई दी जो भूत की तरह चुपचाप उनकी ओर चल रही थी। चारों युवकों को ठंड महसूस हुई और वे सिहर उठे। मांसपेशियों वाले युवाओं ने पहले सेना में सेवा की थी और जल्दी से महसूस किया कि जो भी यह व्यक्ति था, उसके पास कुछ असाधारण क्षमताएं थी। फिर भी उसने यह नहीं सोचा कि यह व्यक्ति डिंग जेन्युन का बचाव करता था और केवल यह महसूस किया कि वह केवल वहां से गुजर रहा था। चलो उस रास्ते पर चलते हैं। उसने हाथ हिलाया और वे आने वाली आकृति के विपरीत दिशा में चले गए। वह इस व्यक्ति के साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहता था, चाहे वह कोई भी हो। अन्य 3 युवकों ने सिर हिलाया और डिंग जेन्युन को दूसरे रास्ते से खींच लिया। हालांकि जैसे ही वे मुड़े, मांसपेशियों वाले युवा ने अपने कंधे पर एक वजन महसूस किया और उस पर एक बड़ी हथेली टिकी हुई देखी। वह पीछे मुड़ा और दंग रह गया। उसके सामने छायादार आकृति खड़ी थी, जो केवल कुछ क्षण पहले 1 दर्जन से अधिक मीटर दूर थी। वह ठंडी, डरावनी आंखों की एक जोड़ी से मिला था। हो! मार्शल युवा हांफने लगा और ठंडे पसीने में टूट गया। यह आदमी अचानक कुछ ही सेकंड में उसके सामने कैसे आ सकता है, जब वह 1 दर्जन मीटर दूर था, अगर वह सिर्फ एक भूत में भाग गया था। अध्याय 380, बढ़ने की कीमत। यह अजीब था कि कैसे छायादार आकृति अचानक बिना कोई आवाज किए उनके ठीक पीछे दिखाई दी, जबकि मुश्किल से 1 सेकंड पहले वह कम से कम 1 दर्जन मीटर दूर था। अगर किसी और ने उन्हें ऐसी कहानी सुनाई होती तो वे खुद कभी इस पर विश्वास नहीं करते। मार्शल युवक और उसके 3 साथी डर के मारे जमे हुए थे और उनके चेहरे चादर की तरह सफेद हो गए थे। जब मार्शल युवक इधर-उधर घूमता था तो उसके सामने छायादार आकृति प्रकट होती थी। उसके पास एक साफ-सुथरा, गोरा और सुंदर चेहरा था, जिसमें चुपती हुई काली आंखें और मोटी कोणीय भौहें थी। हालांकि उस गोरे चेहरे के पीछे उन्होंने एक डरावनी आभा दिखाई जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा कर दी। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? मार्शल युवक ने थोड़ा कांपते हुए पूछा।
जियाओ लो ने उसे अनदेखा कर दिया और डिंग झेन्युन पर अपनी नजर रखी, जो गंभीर रूप से घायल और खून बह रहा था और मुश्किल से बोलने में सक्षम था। सी चेरे भाई। डिंग झेन्युन रोया, पश्चाताप की गहरी भावना से उबर गया, क्योंकि उसे पहले जियाओ लो की सलाह नहीं लेने का पछतावा था। केवल अब इन घृणित बदमाशों के साथ काम करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह सब एक एमएलएम योजना थी। सबसे पहले उन्होंने उसका विश्वास हासिल किया और उसे अपना डाउनलाइन एजेंट बनाया। फिर उन्होंने उसे अपनी योजना में आगे निवेश करने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सब धोखे का एक स्पष्ट कार्य था, क्योंकि जैसा कि यह निकला, वह केवल इन स्कैमर्स के लिए पैसा ढूंढ रहा था और जितना अधिक उसे मिला उतना ही वे चाहते थे। चचेरा भाई। युवा दंग रह गए और जो 3 डिंग झेन्युन को दूर खींच रहे थे उन्होंने तुरंत उसे छोड़ दिया। बुरी तरह से पीटे जाने के बाद डिंग झेन्युन खुद को सहारा देने में असमर्थ था और जैसे ही युवकों ने उसे रिहा किया, वह जमीन पर गिर गया। डिंग झेन्युन जियाओ लो को देखकर उत्साहित था और राहत की लहरें उसके ऊपर बह गईं, क्योंकि आखिरकार वह जानता था कि उसे बचा लिया गया था। बोलने की कोशिश करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए, फिर वह बाहर निकल गए। जियाओ लो नीचे बैठ गया और सांस लेने की जांच के लिए अपनी नाक के नीचे एक उंगली रखी, फिर अपने शरीर के अन्य हिस्सों का आकलन किया और पिटाई से सभी जगह चोट के निशान देखे। युवक ने अपने साथियों को उस व्यक्ति को वश में करने का संकेत दिया जिसे डिंग झियो ने अपने चचेरे भाई के रूप में संबोधित किया था। हालांकि वे इस रहस्यमय आदमी के बारे में संदेह से भरे हुए थे, लेकिन वे डिंग झेन्युन के साथ क्या कर रहे थे इसे गुप्त रखा जाना था, खासकर पुलिस से। उनके पास डिंग झेन्युन के चचेरे भाई को नीचे उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तीनों युवक उसके अंडरलिंग थे और उनका आदेश मिलने के बाद उन्हें खुद को शांत होने के लिए मजबूर करना पड़ा। उन्होंने सावधानी से जियाओ लो से संपर्क करना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो, जो अभी भी डिंग झेन्युन के बगल में बैठा था, अचानक एक जबरदस्त गति से आगे बढ़ा, अंधेरी गली में एक छाया की तरह दिखाई दिया और 3 युवाओं को पता चलने से पहले कि वे जानते थे कि क्या हो रहा था, उसने उनमें से प्रत्येक को केवल एक ही वार से मारा, एक सिर पर, एक गले में और तीसरा युवक उसकी छाती में मारा गया और तीनों तुरंत एक ढेर में गिर गए। मांसल युवक ने मुश्किल से देखा कि क्या हुआ और वह केवल इतना जानता था कि उसके 3 आदमी अचानक गिर गए। पहले उसकी खोपड़ी कुचल दी गई थी, दूसरा एक टूटी हुई गर्दन और अंतिम युवक की नाक और मुंह से खून बह रहा था, क्योंकि उसके आंतरिक अंग कुचल दिए गए थे। बस एक क्षणभंगुर क्षण में उनमें से कोई भी चिल्ला सकता था, इससे पहले कि वे अपना जीवन खो चुके थे। मांसल युवक डर से चौंक गया, क्योंकि उसके ठीक सामने खड़ा अब शैतान का अवतार था। जब जियाओ लो उसका सामना करने के लिए मुड़ा, तो मांसपेशियों वाले युवक ने घबराहट में एक खंजर निकाला और चेतावनी दी, मत करो, डी मत आओ, यदि नहीं तो मैं तुम्हें छुरा घोंप दूंगा। हाथ में खंजर होने से भी उसे सुरक्षा का कोई भाव महसूस नहीं हो रहा था और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से तरकश कर रहा था। जियाओ लो ने उसे देखा और उसकी आंखें जानलेवा इरादे से झुक गई। उन्होंने कभी परेशानी की तलाश नहीं की, लेकिन न ही उन्हें इसका डर था। जब उसने अपने चचेरे भाई डिंग झेन्युन को इतनी बुरी तरह से पीटते हुए देखा, तो वह उग्र क्रोध और रक्तपात से ग्रस्त था। एक झटके में जियाओ लो मांसपेशियों वाले युवा के खिलाफ चला गया, अब उसके सामने एक खंजर पकड़े हुए है। शियाओ लो की हरकतें इतनी तेज थी कि मांसपेशियों वाले युवक ने एक पल के लिए उसकी दृष्टि खो दी और जब जियाओ लो फिर से दिखाई दिया, तो उसकी खुली हथेली पहले ही युवक के माथे पर गिर गई थी और उसकी फैली हुई उंगलियां उसे स्टील पिंसर की एक जोड़ी की तरह जकड़ रही थी। जियाओ लो ने फिर अपना सिर चारों ओर घुमा दिया। सुप्रशिक्षित। मांसल युवक धीरे धीरे जमीन पर फिसल गया, उसकी आंखें खुली थी और वह आश्वस्त नहीं लग रहा था कि वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही मारा गया था। जब मृत्यु ने उसे मारा, तो उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, यह बात मानव नहीं है। केवल एक राक्षस के पास ऐसी भयानक गति और ताकत हो सकती है। शियाओ लो को जमीन पर पड़ी 4 लाशों के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने लापरवाही से अपना फोन निकाला और जी सिंह को संक्षेप में समझाया कि उसे स्थान भेजने से पहले क्या हुआ था। फिर वह डिंग झेन्युन को ले गया और एक और शब्द बोले बिना वहां से चला गया। ठंडी हवा चलने के कारण 4 लाशें अब खाली सड़क पर पड़ी हैं, लेकिन जब दूर से देखा जाता है तो राहगीर उन्हें शराब के नशे में सो रहे पुरुषों के रूप में भूल जाते हैं। जब डिंग झेन्युन जाग गया, तो उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़े नरम बिस्तर पर पड़ा था। विशाल कमरा बर्फ सफेद रंग की दीवारों के साथ शानदार लग रहा था और जगह को स्वादिष्ट ढंग से सुसज्जित किया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा, तुम जाग रहे हो। जियाओ लो गर्म पानी के गिलास के साथ अंदर चला गया। वे कहाँ हैं? डिंग झेन्युन चीख पड़ी, अभी भी उस मांसल युवा और उसके साथियों द्वारा पीछा किए जाने के डर से। उन्होंने कहा, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके ठिकाने पर छापा मारा गया है। आपके दोस्तों और अन्य पीड़ितों को बचा लिया गया और घर भेज दिया गया। जियाओ लो ने जवाब दिया। वास्तव में ठिकाने को पुलिस द्वारा नहीं, बल्कि एनएसए द्वारा रातों रात संभाला गया था। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। डिंग झेन्युन रोया, उसे राहत मिली। चचेरा भाई, मैं। वह खुद पर शर्मिंदा था और निराश था कि उसने एमएलएम जाल पर सलाह देने के अपने पहले के इरादे के लिए जियाओ लो को फटकार लगाई। जियाओ लो को बोले गए शब्द अनुचित थे और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह जियाओ लो के लिए इतना अपमानजनक क्यों था। यह सब खत्म हो गया है, यह अच्छा है कि आपने अब अपना सबक सीख लिया है, जियाओ लो ने एक गर्म मुस्कान के साथ उसे पानी देते हुए कहा। डिंग झेन्युन ने इसे अपने दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया और अचानक उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने थोड़ा सांस निवेल करना शुरू कर दिया। जियाहाई सिटी में उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह एक दुस्वप्न था और अब भी वह अभी भी भयावह फ्लैशबैक कर रहा था। चचेरे भाई, मुझे आपकी बात न सुनने के लिए बहुत खेद है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या गलत था, मैं शायद अधिक पैसा बनाने के लालच में खो गया था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं पूरी तरह से पागल हो गया होगा। अपराध बोध से उबरते हुए उसने अपना संयम खो दिया और रोना शुरू कर दिया। चचेरे भाई, क्या आप जानते हैं कि ये लोग राक्षस हैं, मनुष्य नहीं। जब हमें एहसास हुआ कि यह एक एमएलएम योजना थी तो हम सभी छोड़ना चाहते थे, लेकिन वे हमें जाने नहीं देते थे और यहाँ तक कि हमें अपराधियों की तरह एक छोटे से किराए के फ्लैट में कैद करके हर दिन कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर करते थे। उन्होंने भागने की कोशिश कर रहे एक आदमी को पकड़ लिया और उसे फर्श पर पकड़ लिया गया और हमारे सामने उसकी उंगली काट दी गई। वह आदमी खून से लथपथ था और चिल्ला रहा था।
एक और महिला थी, वह इतनी निराशाजनक जिंदगी नहीं ले सकती थी, इसलिए वह शौचालय में छिप गई और खुद को एक धमनी को काटने और आत्महत्या करने के लिए काट लिया। जब हम आखिरकार अंदर गए तो वह खून से लथपथ थी, लेकिन वह पागल हो गई थी। वह हम पर मुस्कुरा रही थी और मैंने उसके मुंह में मांस के टुकड़े भी देखे। पूरे शौचालय से उसके खून की बदबू आ रही थी। डिंग झेन्युन ने हाल ही में सामना किए गए आघात को याद किया और वह अभी भी गहरी पीड़ा में था। उसकी आंखें लाल हो गई और वह खाली घूर रहा था क्योंकि वह जानता था कि वह हमेशा के लिए इन भयानक अनुभवों से प्रतिवादित रहेगा। जियाओ लो ने समान रूप से दोषी महसूस किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि एमएलएम संगठन आमतौर पर अपने कर्मचारियों के साथ सौम्य थे। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि वह यह सोचने के लिए कितने भोले थे कि ये लोग हिंसा में नहीं बदल जाएंगे क्योंकि उनके कर्मचारियों ने योजना में योगदान जारी नहीं रखने का फैसला किया था। अगर उसे पता होता कि यह इस तरह से होगा तो उसने डिंग झेन्युन का अपहरण कर लिया होगा। सौभाग्य से डिंग झेन्युन केवल कुछ शारीरिक यातना से पीड़ित थे और किसी भी मनोवैज्ञानिक क्षति को बनाए नहीं रखते थे। यदि नहीं तो उसे अपनी चाची जियाओ जियानिंग को समझाने में मुश्किल होगी। मैंने आपके लिए एक ट्रेन टिकट बुक किया है और मैं आपको कल ट्रेन स्टेशन भेज दूंगा। आपको अब घर वापस जाना चाहिए और अपने लोगों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। एक बार जब आप अच्छी तरह से आराम कर लेते हैं और यदि आप इच्छुक हैं तो फार्म हाउस में मदद करें। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। डिंग झेन्युन ने अपने आंसू पोंछे और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। जियाओ लो के प्रति उनका रवैया अब पूरी तरह से बदल गया था। इस अनुभव ने उसे बड़ा कर दिया था और वह अब जीवन में बहुत कुछ समझता था। यद्यपि सफल होने की महत्वाकांक्षा होना अच्छा है, किसी को व्यावहारिक होना चाहिए और इसे चरण दर चरण प्राप्त करना चाहिए। रातों रात अमीर बनने के लिए बांधना एक सपने के अलावा कुछ भी नहीं था।